Hello everyone, most welcome to Sleepy Classes. GS1 paper of UPSC Civil Services Mains 2024 is over and here we are with the analysis. Starting with History, Art and Culture portion, I am Sonpriya. So, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से इन टोटल 6 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ द 20 क्वेश्चंस ऑफ GS1. इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपकी फ्रीडम स्ट्रगल से था, 2 क्वेश्चंस आपके आर्ट एंड कल्चर से थे, एक क्वेश्चन आपका मिसलेनियस कैटेगरी में आएगा, ये आपके वैदिक पीरियड से था, एंड देयर वर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री. अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर 3 क्वेश्चंस जो है वो आपके 10 मार्कर हैं. 150 वर्ड्स में आपको इन क्वेश्चंस को लिखना था. एंड द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द वैदिक पीरियड, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड. आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि इसको तो हम फाउंडेशन बैच के अंदर भी पढ़ते हैं, राइट. सेकेंडली यहाँ पे आप देखिए दूसरा जो 10 मार्कर क्वेश्चन है आपका वो फ्रीडम स्ट्रगल से है फ्रॉम द गांधीयन फेज एंड इन पर्टिकुलर इट इज रिलेटेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट. व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट्स. बेसिकली द कॉजेस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, इट्स बैकग्राउंड एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. ये क्वेश्चन भी आप इजी कैटेगरी में रख सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप अपने फाउंडेशन के अंदर भी इसको पढ़ते हैं, हर स्टैंडर्ड सोर्स में आपको मिल जाएगा, राइट फ्रॉम योर एनसीईआरटी टू योर स्पेक्ट्रम टू विपिन चंद्रा. कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, अगेन आर 10 मार्कर, इट इज पर्टेनिंग टू आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम द पल्लवा पीरियड. और यहां पे बात की गई है एस्टिमेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया. तो आर्ट एंड लिटरेचर पे फोकस करना है आपको पल्लवा पीरियड में. इसको हम मीडियम कैटेगरी में रख सकते हैं अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो, क्योंकि पल्लवास इन जनरल काफी जगह पे आप डिटेल में नहीं पढ़ते हैं. बट ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है डुएबल नहीं है. अगर आपको याद हो तो हमने अपने क्रैश कोर्स के अंदर इसको डिटेल में किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट 3 क्वेश्चंस आर ऑफ 15 मार्क्स each and you have to write those questions in 250 words. Let's see what are the questions. The first question is from art and culture, Chola period. Though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture. Comment. तो चोलास आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो मेन फोकस है, इजी क्वेश्चन है, हमने फाउंडेशन बैच में भी किया है, हमने क्रैश कोर्स के अंदर भी इसको इन डिटेल किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से है, इट इज पर्टेनिंग टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट एसेंशियली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर. दो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, मोर और लेस द क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू कॉजेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, तो ये हमने क्रैश कोर्स में इन डिटेल किया है, काफी सही सवाल है, इसको फिर भी हम मीडियम कैटेगरी में रख सकते हैं अगर डिफिकल्टी लेवल को देखें तो. Next question again from world history and it is pertaining to industrial revolution and its impact on Indian handicrafts and cottage industry. So the question reads, how far was the industrial revolution in England responsible for the decline of handicrafts and the cottage industries in India? तो basically इसको आप modern India की है ना, modern Indian history जो है उसकी कैटेगरी में भी रख सकते हैं. ठीक सा सवाल है, हमने डायरेक्टली इसको क्रैश कोर्स के अंदर एड्रेस किया था. आपने स्क्रीनशॉट्स भी देख लिए होंगे, अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा. सो इस क्वेश्चन को भी मैं इजी कैटेगरी में रख सकती हूं. तो आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस द 4 क्वेश्चंस फॉल अंडर द इजी कैटेगरी इफ वी सी द डिफिकल्टी लेवल एंड 2 क्वेश्चंस इन मीडियम टू आप इसको टफ कैटेगरी में रखना चाहें तो रख सकते हैं. चलिए, सो इन टोटल हिस्ट्री से आपका कितना पोर्शन आ गया, ये हो गया 15 3 45 एंड 30 मार्क्स, वहां पे 75 मार्क्स, राइट है ना. सो 75 मार्क्स की आपकी हिस्ट्री आई है आउट ऑफ 250. हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वेदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड. तो ये क्या कह रहे हैं, व्हेन द सोसाइटी मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम द ऋग्वेदिक पीरियड दैट इज 1500 to 1000 BCE to the later Vedic period. What changes were seen especially with respect to society and economy? अब आपको पता है यहां पर एक जो मेजर डेवलपमेंट हुआ था वो था डिस्कवरी ऑफ आयरन एंड बिगिनिंग ऑफ द आयरन एज. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए.
अब जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं, मैं आपको हमेशा कहती हूं कि आप जो फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, एक होना चाहिए आपका विद रिस्पेक्ट टू सोशल स्ट्रक्चर, जहां पे हम इन जनरल बात करते हैं वर्ना सिस्टम। इसके अपार्ट आप यहां पे देखेंगे हम बात करते हैं यहां पे पोजीशन ऑफ वुमेन, हम यहां पे बात करते हैं कास्ट सिस्टम, सोसाइटी के अंदर यहां पे साथ ही साथ में हम बात कर लेते हैं रिलीजन की भी, एंड आप चाहें तो एजुकेशन वगैरह को भी यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हुआ। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इन जनरल हम किन पैरामीटर्स पे इसको डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है उसकी कंडीशन कैसी थी या प्राइम मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था। एग्रीकल्चर के बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं जो आपके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो वेरियस अदर क्राफ्ट्स हैं, उनमें क्या डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा था, स्पेशलाइजेशन हुआ था या नहीं हुआ था। उसके बाद में हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स कितना डेवलप था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था या नहीं था। हम यहाँ पे फिर करेंसी की बात कर लेते हैं कि करेंसी इन जनरल थी या नहीं थी, है ना, और करेंसी के अंदर करेंसी बेस्ड ट्रेड होता था या बार्टर ट्रेड होता था, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी या कम्युनिटी होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इन जनरल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बेसिस पे ही आप ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड की तरफ जब सोसाइटी और इकोनॉमी में ट्रांजिशंस जो देखने को मिले उनकी बात करेंगे तो इन जनरल आप इस फ्रेमवर्क पे बात कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक बार फटाफट से देख लेते हैं बहुत ही क्विकली, चेंजेस इन द सोसाइटी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। तो आप देखेंगे अगर हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंडर में देखें तो ऋग्वेदिक पीरियड में हम क्या देखते हैं, ऋग्वेद के जो लास्ट मंडल है, 10th मंडल है, उसके अंदर हमें पुरुषुक्त हिम की बात देखने को मिलती है, फ्रॉम विच द वर्ना सिस्टम ट्रेसेस इट्स ओरिजिन। तो आप यहाँ पे देखोगे ऋग्वेदिक पीरियड में इन जनरल सोसाइटी जो है वो इगैलिटेरियन है ना, और यहाँ पे आप देखोगे जो क्लास सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल है, इट डिपेंड्स ऑन योर ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं। वहीं पे अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्ना सिस्टम जो है इट हैज बिकम हायरार्कियल एंड रिजिड, एंड आप यहाँ पे देखोगे इस हायरार्की के अंदर सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स आते हैं, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास एंड फिर शूद्रास। और शूद्रास जो है उनके ऊपर यहाँ पे कई सारी जो डिसेबिलिटीज है उनको भी इंपोज किया जाने लगा था। अगर हम स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करें तो आप देखेंगे ऋग्वेदिक पीरियड में अगर हम देखें पॉलिटिकल सिस्टम में तो सभा और विधाता की मेंबर्स होती थी वुमेन। इसके अलावा आप देखोगे कि कोई भी रिचुअल उनके बिना कंप्लीट नहीं होता था। कई सारी वुमेन जो है दे हैव कंपोज दी हिम्स और मंत्रास ऑफ वेदास, जिनको हम ब्रह्मवादिनीस कहते हैं, गार्गी है, मैत्रेयी है। तो वुमेन जो है उनको पढ़ाया जाता था। कोई चाइल्ड मैरिज का इंस्टेंस आपको एज सच यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। विडो रीमैरिज जो है उसको प्रमोट किया जाता था। वहीं पे अगर लेटर वैदिक पीरियड में हम देखें तो सोसाइटी के जो पेट्रियार्कल कैरेक्टर्स थे दे बिकेम मोर स्ट्रॉन्ग। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इन जनरल सेवरल रेस्ट्रिक्शंस वर पुट ऑन द पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। आप देखेंगे सभा विधाता तो डिसॉल्व कर दी गई और सभा में भी इनकी एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई या आपको अब नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे आपको देखने को मिलेगा कि उनके एजुकेशन की जगह पे चाइल्ड मैरिज जो है वो आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलने लगेगी लेटर वैदिक पीरियड में। अगर हम लेटर वेदास को रेफरेंस मानते हुए देखें तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, देयर इज अ डिक्लाइन इन द पोजीशन ऑफ वुमेन फ्रॉम ऋग्वेदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आप देखेंगे ऋग्वेदिक पीरियड में एक ओरल ट्रेडिशन है जहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया जाता है। लेटर वैदिक पीरियड में द एजुकेशन सिस्टम बिकेम मोर फॉर्मलाइज्ड विद द राइज ऑफ द गुरुकुल्स। रिलीजन की अगर हम बात करें ऋग्वेदिक पीरियड में रिलीजन जो है वो काफी सिंपल है। सिंपल मोड ऑफ प्रेयर, इंडिविजुअल या कलेक्टिव प्रेयर्स की आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो ऑफरिंग्स हैं उसके अंदर जो भी आपको कंद मूल है ना, फ्रूट है, वेजिटेबल मिलेगा आपको, वो सब ऑफर कर दिया जाता था। आपको इन जनरल यहाँ पे कैटल सेक्रीफाइस नहीं मिलेगा। सो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ऋग्वेदिक टाइम पे सिंपल रिचुअल्स हैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी है, नेचर वर्शिप है ना, सिंपल मोड ऑफ प्रेयर्स हैं। वहीं पे अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड की तरफ जब सोसाइटी ट्रांजिशन कर रही थी, रिचुअलिस्टिक डोमिनेंस विच लेड टू डोमिनेंस ऑफ द प्रीस्टली क्लास इन दिस सोसाइटी। कैटल सेक्रीफाइसेस आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। सो इस लाइन पे आप अपने आंसर को लिख सकते थे। दिस इज अ ब्रॉड आइडिया। अगर हम चेंजेस इन इकोनॉमी की बात करें तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में आप देखेंगे ऋग्वेदिक पीरियड में पेस्टोरल इकोनॉमी है, क्योंकि हम देखते हैं ऋग्वेद के अंदर जो एक सिंगल क्रॉप बार बार मेंशन की जा रही है वो है यवा, जवा या बार्ले। और आप देखोगे दीज पीपल वर नोमेडिक और सेमी नोमेडिक, क्योंकि पेस्टोरल लाइफ है। वहीं पे लेटर वैदिक पीरियड में आयरन की डिस्कवरी के बाद हम देखेंगे
एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइम स्टे ऑफ द इकोनॉमी एंड अ सेटल्ड लाइफ स्टार्टेड। अगर हम यहाँ पे बताए ऑक्यूपेशन की बात करें तो आप देखो कि ऋग्वेदिक पीरियड में भी डाइवर्स ऑक्यूपेशंस वर प्रेजेंट, है ना, चैरियट मेकर है, आयरन स्मिथ है। लेकिन आप क्या देखेंगे, लेटर वैदिक पीरियड तक जाते जाते हमें स्पेशलाइजेशन इन क्राफ्ट्स देखने को मिलता है। अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स का जो उस टाइम का टर्शरी सेक्टर है उसकी बात करें तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम देखेंगे ऋग्वेदिक पीरियड में बहुत ही लिमिटेड ट्रेड होता था और बार्टर बेस्ड था, वस्तु विनिमय पे, है ना, एक्सचेंज ऑफ आइटम्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, क्योंकि बहुत ज्यादा आप देखोगे ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो नहीं हो रहा है। वहीं पे अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो आप देखोगे कि ग्रोथ इन ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी होने लगा, और साथ ही साथ में हम यहाँ पे देखते हैं निष्का है, सतमाना है, ये जो गोल्ड करेंसी है इसका इस्तेमाल भी हमें देखने को मिलता है फॉर लार्जर ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। साथ ही में ऋग्वेदिक पीरियड में इन जनरल हमें देखने को मिलता है रूरल सेटलमेंट्स है। लेटर वैदिक पीरियड की तरफ हम जाएंगे तो हमें प्रोटो टाउन्स जैसे कि हस्तिनापुर है ये देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ में टेरिटोरियल स्टेट्स या जनपदास का राइज भी हमें देखने को मिलता है। सो इस लाइन पे आप जो फ्रेमवर्क हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी उसके बेसिस पे इस आंसर को लिख सकते थे। डन विद योर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस योर second question, and it is pertaining to the Quit India movement. What were the events that led to Quit India movement? Point out its result. Now this is a very straightforward question. आप यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक causes and the background of Quit India movement, and secondly results or the significance of Quit India movement. अगर आपने क्रैश कोर्स लिया था, I think you can validate my point. नॉट टू प्रमोट, बट अगर हम रियल में भी देखें तो क्रैश कोर्स के अंदर डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन जो है ये हमने करवाया था। और क्रैश कोर्स कितने दिन का होता है? हार्डली 7 to 8 days का था फॉर एंटायर हिस्ट्री, फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर टू मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, बट स्टिल वी कवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड आप देख सकते हो वो क्वेश्चंस जो हमने डिजाइन किए थे, जो हमने कंटेंट डिवाइस किया था, वो आपके पीवाईक्यूज के बेसिस पे किया था, एंड इट हैज बीन फ्रूटफुल, है ना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में यहाँ पे अगर हम देखना चाहें इसका कॉजेस एंड बैकग्राउंड में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस तरीके से दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड इन 1939 सितंबर, एंड ब्रिटेन ड्रैग्ड इंडिया इनटू इट विदाउट द परमिशन ऑफ इंडियन लीडर्स। उसके बाद ऑगस्ट ऑफर या लिनलिथगो ऑफर आया, एंड लिनलिथगो failed to offer anything substantial to Indians. That led to beginning of individual सत्याग्रह by गांधी जी। उसके बाद हम देखते हैं क्रिप्स मिशन आया, और यहां पे हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन के अंदर भी द ब्रिटिश रिफ्यूज टू प्रॉमिस द फुल इंडिपेंडेंस टू इंडियंस, एंड इससे इंडियंस को एक विश्वास जो है वो हो गया कि ब्रिटेन जो है इसका एटीट्यूड चेंज नहीं होने वाला, चाहे जो हो जाए। सो आप देखोगे पीपल डेवलप मोर हेट्रेड टुवर्ड्स ब्रिटिश। उसके बाद हम यहां पे क्या देखते हैं, हम यहां पे देखते हैं ब्रिटिशर्स सफर्ड सीवियर रिवर्सेस इन साउथ ईस्ट एशिया अगेंस्ट जापान, और आप देखोगे दिस एम्बोल्डेंड द नेशनलिस्ट एंड द इंडियन मासेस दैट द ब्रिटिश कोलैप्स इज इमिनेंट। और जब दुश्मन कमजोर है तब उस पर वार किया जाए, मास मूवमेंट को लॉन्च किया जाए, इन शॉर्ट। उसके बाद आप देखोगे जापानीज थ्रेट, the Japanese had already occupied Burma and they were sitting on the northeastern frontiers. किसी भी मोमेंट पे वो अटैक कर सकते थे नॉर्थ ईस्ट पे, और इससे भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स चाहते थे टू कंडीशन द मासेस टू प्रिपेयर दम फॉर पॉसिबल जापानीज इन्वेजन। तो मास मूवमेंट की जरूरत थी। उसके अलावा आप यहां पे देखोगे लोगों में वॉर के चलते काफी ज्यादा डिस्कंटेंट था बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन, है ना। आप देखोगे राइस है, शॉल्ट्स है ना, सॉल्ट शॉर्टेजेस है। 1943 का बंगाल का फेमीन जो है वो देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। कमांडियरिंग ऑफ द बोट्स इन बंगाल एंड उड़ीसा। हमें डर लग रहा था कि जिस तरीके से ब्रिटेन में स्कॉच्ड, है ना, ब्रिटेन ने बर्मा के अंदर स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी को फॉलो किया है, वो असम, बंगाल, उड़ीसा में इसको फॉलो कर सकते हैं। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द वे इंडिया वॉज ड्रैग्ड इनटू इट विदाउट द परमिशन और consent of the Indian leaders, the failure of the Cripps mission, the severe reverses that British suffered in Southeast Asia, the Japanese threat, popular discontent because of the war and the British policies during the war, the 1943 famine. There was a growing demand for complete independence among the people. 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के बाद में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, अराउंड 8 provinces out of 11 provinces के अंदर people had tasted the power of independence.
उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए गांधीयन फिलोसफी, गांधी जी का जो स्लोगन रहा इमीडिएटली अगर हम देखें तो डू और डाई का जो स्लोगन है। सो क्विट इंडिया मूवमेंट का बैकग्राउंड और कॉजेज जो है इस लाइन पे आप डिस्कस कर सकते थे, काफी इजी है, इसको ज्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें या सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, हम देखते हैं विद द बिगिनिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 1942 वाइड स्प्रेड स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट एंड civil disobedience was seen. The British repression was severe. Most of the frontline leaders were arrested, and this led to emergence of the second line of leaders. इसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि because the Quit India movement started during the Second World War, India's freedom struggle caught the global attention. There was a pressure on the British from the Allies to reconsider its policies in India to gain support of the Indians ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके अलावा आप यहां पे क्या देखोगे, आप यहां पे देखोगे कि हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, ठीक है, मास अपराइजिंग है, ब्रिटिश रिप्रेशन सीवियर है, लीडर्स हैड बीन अरेस्टेड, सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स एमर्ज्ड, बट एट द सेम टाइम अगर हम यहां पे बात करें कि उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा, तो आप यहां पे क्या देखोगे, आप देखोगे क्विट इंडिया मूवमेंट पुट द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन अ fast track because after Quit India there was no backtracking. आप यहां पे देखोगे क्विट इंडिया मूवमेंट gave the Indian leaders an upper hand during the post-war negotiations. It significantly eroded the authority of the British. अगर आपको याद हो यहां पर इसी टाइम पे हमें रिन म्यूटिनी देखने को मिलती है, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, हमें इस टाइम पर यहां पे आईएनए ट्रायल्स देखने को मिलते हैं, और आप देखोगे रिन म्यूटिनी, आईएनए ट्रायल्स, इसके वजह से जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं दे वर ऑन टॉप. So the significance of the Quit India movement lies in the fact that it fast-tracked the goal of independence, because after independence there was no backtracking. It significantly led to erosion of the British authority. आप देखोगे आर्मी है, पुलिस है, even they started defying the orders of the British, and it was a clear message to the British that it is now the time to leave. The Rin Mutiny, the INA trials, they further fueled the nationalist sentiments. And so, during the post-war negotiations, the Indian leaders had the upper hand, and after the end of the Second World War, we will see in 1947 the British decided to leave, and we got our independence on 15th August 1947, right? तो इसी लाइन पे आपको आंसर को लिखना है. Now, आर्ट एंड कल्चर से जो दो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे पल्लवास ऑफ कांची एंड उनके आर्ट एंड लिटरेचर से क्वेश्चन है. तो आप इंट्रोडक्शन में ब्रीफली पल्लवास के बारे में लिख सकते हैं कि किस तरीके से 550 से 750 के बीच में ड्यूरिंग दी 6th to 8th सेंचुरी दे वर अ मेजर पावर इन दी डीप साउथ विद देयर कैपिटल एट कांचीपुरम. आर्ट एंड लिटरेचर में अगर हम इनकी बात करें तो आप इस लाइन पे सोच सकते हैं. आपने अगर मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स देखे होंगे तो मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आता है या आर्ट एंड लिटरेचर का क्वेश्चन आता है आप किस तरीके से उसे सोचेंगे, क्या फ्रेमवर्क आपकी होनी चाहिए. तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारा जो पिलर होता है वो होता है आर्किटेक्चर. आप देखोगे कि पल्लवास का आर्किटेक्चर में अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो वो ये था, दे लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया विच वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय द चोलास. और हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम देखते हैं यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ, स्पेशली द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इट वाज इन स्टेजेस. सो जो फर्स्ट स्टेज है इट वाज द रॉक कट केव टेम्पल्स, जिनको हम महेंद्र वर्मन ग्रुप कहते हैं या मंडप्स कहते हैं. इसके बाद में आप देखोगे नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है उनके टाइम पे आप देखेंगे मोनोलिथिक टेम्पल्स जो हैं दे वर बिल्ट. पंचरथास ऑफ महाबलीपुरम आर फेमस, नरसिंह वर्मन ग्रुप. उसके बाद आप देखोगे नरसिंह वर्मन सेकेंड या राजसिम्हा ग्रुप आता है. यहाँ पे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की शुरुआत होती है. कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम, शोर टेम्पल महाबलीपुरम, दे आर सर्टेन एग्जाम्पल्स. उसके बाद आप देखोगे नंदी वर्मन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं. और आप देखोगे चोलास जो है उन्होंने फर्दर इसी स्टाइल को आगे डेवलप किया. तो ये हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है, ठीक है. इसके बाद में हम सोचते हैं स्कल्पचर के बारे में.
तो आप यहाँ पे देखोगे अर्जुनास पेनेंस और डिसेंट ऑफ गैंजेस इन महाबलीपुरम इज क्वाइट फेमस। इसके अलावा आप देखोगे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स जो हैं उसमें भी हमें पल्लवा पीरियड में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। शिवा की जो अर्धपरिण्यक आसन के अंदर ब्रॉन्ज इमेजेस हैं वो काफी फेमस हैं आपके पल्लवा पीरियड से, जिसमें उनका एक पैर हवा के अंदर लहला रहा है। अगर हम इस पीरियड के अंदर और बात करें तो आर्किटेक्चर, स्कल्पचर हमने देख लिया। पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो हैं उनको टाइटल दिया गया था चित्राग करापुली, ही इज द टाइगर अमंग द आर्टिस्ट। साथ ही साथ में सितानवसल केव पेंटिंग्स जो हैं तमिलनाडु के अंदर रिलेटेड टू जैनिज्म, दे वर ऑल्सो डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पल्लवास। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम आर्ट की बात करें तो म्यूजिक एंड डांस की बात करें, आप देखोगे कि अगर हम डांस की बात करें तो टेम्पल्स में काफी सारे स्कल्पचर्स हमको मिलते हैं और ये हमें बताते हैं कि इस पीरियड के अंदर डांस की जो आर्ट है उसमें भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुए। सो पल्लवास पेट्रोनाइज्ड द डांस फॉर्म ऑल्सो। म्यूजिक की फील्ड में अगर हम बात करें तो आप देखिए कुडमियामलाई इंस्क्रिप्शन जो है रिलेटेड टू म्यूजिक, जहां पे आपके सरगम इंस्क्राइब्ड है, आप देखेंगे इट बिलोंग्स टू द पल्लवा पीरियड। इसके अलावा थिरुमयम म्यूजिक इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो फ्रॉम द पल्लवा पीरियड। सो आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस में जो डेवलपमेंट हुआ वो हमने लिख दिया। नाउ कमिंग टू द लिटरेचर सेगमेंट, आप देखोगे कि पल्लवास के टाइम पर तमिल के साथ साथ में आपकी संस्कृत लैंग्वेज जो है उसको भी काफी ज्यादा प्रमोशन मिला और संस्कृत लिटरेचर जो है उसमें भी काफी कुछ डेवलपमेंट हमको देखने को मिला। तो यहां पे अगर हम देखें तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है उन्होंने खुद लिखा है मठ विलास प्रहासम। इसके अलावा भैरवी जो है उन्होंने किराट अर्जुन ने लिखा है। दंडीन जो है वो भी इसी टाइम पर हुए पल्लवास के पीरियड में, सिम्हा विष्णु के कोर्ट पोएट थे। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि तेवरम जो है बेसिकली अ कंपाइलेशन ऑफ द शेवाइट सॉन्ग्स, इट वाज डन बाय अप्पार एंड समंदार, द टू नयनार सेंट्स। तो इस तरीके से आप पल्लवा आर्ट एंड लिटरेचर का क्वेश्चन जो है उसको अप्रोच कर सकते थे। ये ब्रीफ में है, कभी टाइम मिलेगा तो फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। चोलास की पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ अगर हम उसकी बात करें, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू दैट ओनली। तो अगेन फ्रेमवर्क वही रहेगा, मैं कभी चेंज नहीं करती हूँ फ्रेमवर्क को। आप देखिए यहाँ पे भी आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, आप यहाँ पे चाहें तो म्यूजिक एंड डांस को भी ऐड कर सकते हैं। लिटरेचर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फाइन आर्ट्स, तो हमने लिटरेचर को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। चोला पीरियड में अगर हम आर्किटेक्चर को देखें तो आप देखोगे द द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द चोला पीरियड। एंड यहां पे आप देखिए नटराज टेम्पल ऑफ चिदम्बरम, द राजा राजेश्वर टेम्पल और द बृहदेश्वर तंजोर टेम्पल हैविंग अ टावर ऑफ अराउंड 216 feet, द हाईएस्ट टेम्पल टावर, और द गंगाईकोंडा चोला टेम्पल विच वॉज बिल्ड बाय राजेंद्र फर्स्ट। These are certain examples. इसके अलावा अगर आपको पता हो तो कांचीपुरम से हमें जो वैकुंठ पेरुमल टेम्पल मिला है, आप देखेंगे इट वॉज ऑल्सो बिल्ड बाय दी पल्लवास, बट यहां पे जो इंस्क्रिप्शन है उतिरामेरूर इंस्क्रिप्शन, इट इज फ्रॉम द चोला पीरियड, प्रांतक फर्स्ट के पीरियड से है। स्कल्पचर्स के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो आप यहां पे देख सकते हैं ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स जो हैं दे आर फेमस फ्रॉम द चोला पीरियड एंड दे वर ऑल्सो मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स method or the Sire Purdue technique which was in existence since the Harappan period in case of Indian subcontinent. नटराज का जो स्टैचू है वर्ल्ड फेमस है, G20 समिट में भी आपको देखने को मिला भारत मंडपम में। इसके अलावा कल्याण सुंदरेश्वर जो मूर्ति है शिवजी और पार्वती जी की है ना, वेर इन द मैरिज सेरेमनी और द कल्याण सेरेमनी ऑफ पार्वती एंड शिवा इज टेकिंग प्लेस, दे आर वर्ल्ड फेमस। आप चाहें तो ये डायग्राम्स इंक्लूड कर सकते थे और चोला टेम्पल आर्किटेक्चर का न केवल एग्जाम्पल बल्कि जो उनके फीचर्स हैं द्रविडियन टेम्पल स्टाइल या चोला टेम्पल स्टाइल के, उनको मेंशन कर सकते थे और ये डायग्राम जो है स्केमेटिक ये बना सकते थे आप यहाँ पर। सिमिलरली चोला स्कल्पचर्स की जो खासियत है दैट इज यूनिक मोल्ड प्रेपरेशन, किस तरीके से एनाटॉमिकली ये काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं, काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं, आपके फेशियल जेस्चर्स के वाया, बॉडी लैंग्वेज के वाया इमोशंस को डेपिक्ट करने की कोशिश की जाती है, जो रिलीजियस आइडियाज से उससे रिलेटेड है। सो दे आर एक्सप्रेशन टू द रिलीजियस आइडियाज जो हिंदू माइथोलॉजी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी में आप देखोगे शिवा जो है वो त्रिमूर्तिज में डिस्ट्रॉयर हैं, राइट, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा इज द क्रिएटर,
Vishnu is the preserver and Shiva is the destroyer. But destruction is not the end. It is beginning of it marks the beginning, a new beginning. ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. आप देखोगे आपके यहाँ पे वेरियस मुद्रास के अंदर स्कल्पचर्स मिलेंगे. आपको यहाँ पे एक आइडियलाइजेशन भी मिलेगा. थोड़ा सा जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, है ना, आप देखो या जो पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं, रेदर देन बीइंग रियलिस्टिक, दे आर मोर आइडियलाइज. तो आप देखोगे एक परफेक्शन जो है वो अचीव करने की कोशिश की जाती है, चाहे फेशियल फीचर्स हैं या बॉडी का शेप है, ये सब में. तो चोला स्कल्पचर्स अपने सिंबॉलिज्म के लिए, अपने आइकोनोग्राफी के लिए, अपने एस्थेटिक्स के लिए, इनके एक्सप्रेसिव नेचर के लिए काफ़ी फेमस है. तो आप ये भी मेंशन कर सकते थे वहाँ पे. अगर हम बात करें यहाँ पे म्यूजिक एंड डांस की, तो आप देखोगे कि जो तेवरम फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, इट वॉज रिवाइव्ड बाय राजा राजा चोला. मंदिर में वापस से तेवरम म्यूजिक जो है ये गाया जाने लगा था. आप देखो कि डांसेस है ना, जो डांस की आर्ट है उसको भी काफ़ी ज़्यादा पेट्रोनाइज किया गया है चोलास के द्वारा. इस टाइम के जो टेम्पल्स हैं, आपको वहाँ पे काफ़ी सारे स्टोन स्कल्पचर्स मिल जाएंगे, वेर इन वेरियस डांसिंग मुद्रास और पोजेस हैव बीन शोन. ठीक है, तो ये है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है. अगर हम पेंटिंग की बात करें तो आप देखोगे कि टेम्पल की जो वॉल्स हैं उस पर जो इंडियन माइथोलॉजी है उससे बोरोड थीम्स जो हैं उससे रिलेटेड पेंटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी. बहुत फेमस पेंटिंग है एक, जिसमें राजा राजा चोल जो हैं वो अपने जो राजगुरु हैं करूवूर, उनके साथ दिखाए जाते हैं. तो ये आप मेंशन कर सकते हैं. लिटरेचर की अगर हम बात करें इस पीरियड में, तो कंबन की रामायण काफ़ी फेमस है. स्पेशली तमिल लिटरेचर गॉट प्रमोशन, और इस टाइम पे जो भक्ति मूवमेंट है ना, वो जोर शोर से चल रहा था. सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पल्लवास एंड द चोलास, द भक्ति सेंट्स वर कंपोजिंग द हिम्स इन द लोकल लैंग्वेज, द तमिल लैंग्वेज. और आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखोगे कि इसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो आपका जीवक चिंतामणि जो है ये भी काफ़ी फेमस है, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं थिरुतक देवर, है ना. इसके अलावा पेरिया पुराणम, विच इज बेसिकली एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ 63 नयनार सेंट्स. इट हैज़ बिन written by Sekilar and it also belongs to the Chola period. तो आप इस लाइन पे इस क्वेश्चन को भी अप्रोच कर सकते थे. So the Cholas were not only known for their political achievements or their military achievements, they were also known for their patronization of art, culture and literature. Now coming to the second last question from world history. How far is it correct to say that the First World War was fought essentially for the preservation of balance of power? पहले क्वेश्चन को समझो और फिर आपको ये इजी लगेगा. आप यहाँ पे देखिए, आप क्या देखेंगे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी 1914 एंड इट कंटिन्यू टिल 1918. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इससे पहले जो डेवलपमेंट हुए वो समझना बहुत जरूरी है. आप यहाँ पे देखोगे कि अगर हम बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस, दे वर द डोमिनेटिंग पावर इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी. बट जब 19th सेंचुरी खत्म हो रही थी तो हम देखते हैं आफ्टर द फ्रेंको प्रेशियन वॉर एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइज ऑफ जर्मनी इंडस्ट्रियली एज वेल एज मिलिटरीली, केसर विल्हेल्म सेकेंड जो है उन्होंने स्लोगन दे दिया था वेल्ट पॉलिटिक, विच बेसिकली मीन्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स. एंड ही ऑल्सो गेव he also basically declared that the future of Germany lies on the seas. तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जर्मनी का जो राइज है या जापान, और यहाँ पे तेजी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वो ये जो एग्जिस्टिंग पावर्स हैं इनके लिए एक थ्रेट बनता जा रहा था. और आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का जमाना है, इसके अंदर जो ओल्ड पावर है ना, जो ओल्ड पावर्स हैं और ये जो न्यूली एमर्जिंग पावर्स हैं, इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. किस चीज को लेकर के, कॉलोनीज को लेके, बिकॉज दीज कॉलोनीज वर सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज एंड अ रिलायबल मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स. इसके अलावा आप यहां पे क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि विद इन यूरोप हमें जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं, एथनिक सेंटिमेंट्स हैं, वो देखने को मिलेंगे. सो आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, नेशनलिज्म वाज ऑन द राइज एंड नेशनल प्राइड के लिए आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे
कंट्रीज जो है वो एम्पायर्स बनाना चाहती थी। नेशनल ग्लोरी के लिए दे वांटेड टू एक्वायर मोर एंड मोर कॉलोनीज, यूज द रॉ मटेरियल्स, द अदर रिसोर्सेज फ्रॉम दीज कॉलोनीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द मदर कंट्री, यूज द कॉलोनी एज अ मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड गुड्स। और आप यहां पे क्या देखोगे, नॉट ओनली जर्मन नेशनलिज्म, हम देखते हैं पैन स्लाविज्म was promoted by Russia, actively supporting Serbia, which angered Austria. So आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो ट्रेड को लेके, कॉलोनीज को लेके, driven by the nationalist and the ethnic sentiments. There was a lot of tension within Europe. There was a scramble going on for colonies in Africa and Asia. जो एग्जिस्टिंग पावर्स हैं उनको थ्रेट महसूस हो रही थी, और जो न्यू पावर्स हैं दे वर ऑल्सो डिमांडिंग अ शेयर इन द कॉलोनीज। तो आप यहां पे क्या देखोगे, आप देखोगे ये सब राइवलरी चल रही है। दिस लेड टू व्हाट, दिस लेड टू टेंशंस विद इन यूरोप। और हम यहां पे देखते हैं इंक्रीज्ड मिलिटराइजेशन, बिगिनिंग ऑफ एन आर्म्स रेस, फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस, गुड फॉर्म हो रहे थे। rumors were being spread and the secrets were exposed. This was leading to a scenario wherein there was distrust within Europe, and ultimately diplomatic failure, and the assassination of Archduke Ferdinand, the ruler of Austria, in Serbia. And this led to the beginning of the First World War. तो आप यहां पर बेसिकली अगर कॉजेस को भी डिस्कस करते तो आपका काम बन जाता। आप देख सकते हैं हमने क्रैश कोर्स के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस किया था, ये क्रैश कोर्स वाली ही आपकी स्लाइड है, ठीक है। सो बेसिकली यस, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज ड्रिवन बाय the goal of restoring the balance of power in Europe, which was disturbed by the rise of the new powers and the nationalist and the ethnic sentiments. तो इस लाइन पे इस क्वेश्चन को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। Coming to the last question, how far was the industrial revolution in England responsible for the decline of handicrafts and cottage industry in India? मैंने आपको कहा है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज से काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में हमको देखने को मिलते हैं, और इसी बेसिस पे हमने अपने क्रैश कोर्स के अंदर भी इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया था। चाहे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल्स हो गई, या एग्रीकल्चर हो गई, या विद रिस्पेक्ट टू हैंडीक्राफ्ट कोटेज इंडस्ट्री हो गई इन जनरल। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम देखते हैं विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हम 1757 से अगर देखें तो टिल 1857 द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक पॉलिसी वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे इनका जो मेन एजेंडा होता था या मेन ऑब्जेक्टिव होता था वो होता था ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट करना, और इसीलिए काफ़ी सारे एक्सप्लॉइटेटिव रेवेन्यू पॉलिसीज को लाए, चाहे परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रैयतवारी सेटलमेंट हो गया, या आपका महलवारी सेटलमेंट हो गया। और आप यहाँ पे देखोगे उस रेवेन्यू से वो यहाँ से सस्ते में प्रोडक्ट्स को खरीदते थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को, और यूरोप में उसको जाकर के बेचते थे जहाँ पे इसकी काफ़ी डिमांड थी। बट आप देखेंगे कि 1730s 1720s से इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, द फर्स्ट कंट्री टू अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड बाय 1830s इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड वाज एट इट्स पीक। अब आप देखोगे कि यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी डिमांड थी कि हमें इंडिया से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, आप हमारे यहाँ पे लंकेशायर में, मैनचेस्टर में जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको जाकर के इंडिया में बेचो, और वहां से जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें ला के दो। और आप देखोगे 1833 के चार्टर में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ऑल काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूरोपियन इमिग्रेशन एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया वर रिमूव्ड, द कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड विद इंडिया एंडेड। और आप देखोगे इसके बाद में यहाँ पे प्लांटेशंस को प्रमोट किया गया, इंडिगो प्लांटेशन, कॉटन प्लांटेशन, ये सब। और आप यहाँ पे क्या देखोगे, इनको सप्लाई किया जाता था ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को, और हमारे यहाँ पे वहां से लाए गए जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो फिनिश्ड गुड्स हैं,
उनको सप्लाई किया जाने लगा। और इससे, क्योंकि यहां पे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी इन पे नहीं लगती थी यार, बहुत ही नेग्लिजिबल ड्यूटी थी, आप यहां पे क्या देखोगे, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज आर डोमेस्टिक मार्केट वॉज डिस्ट्रॉयड, बिकॉज इंडियन मार्केट इज वेरी प्राइस सेंसिटिव। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं वो ब्रिटेन में मशीन मेड गुड्स जो हैं उनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ में हमारा ओवरसीज मार्केट भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बिकॉज 70 to 80% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी वॉज imposed on Indian products entering into European market. And this led to what? This led to destruction of Indian handicrafts and cottage industry. This led to what? Poverty, indebtedness of our artisanal class. This class now started migrating towards rural areas, leading to ruralization in case of India. Pressure on the land, and thus more frequently famines were seen. So, industrialization in England led to a shift in the British economic policy from mercantile capitalism to, आप यहां पे लिख सकते हैं, industrial capitalism. Now India was reduced to a colony, supplier of raw material and market of the finished goods. Our economy was now subservient to the Britain's economy. है ना? So यहां पे अगर आप देखें तो कुछ डेटा से आप इसको सब्सटेंशिएट भी कर सकते हैं, जैसे कि the export of cotton textiles fell from 33% in 1811 to less than 3% by 1851. So Indian textile exports dropped significantly. इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, इंडियन गुड्स पे ब्रिटेन में एंटर होने पे 70 to 80% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। वहीं पे ब्रिटिश गुड्स जो इंडिया में आ रहे हैं उनके ऊपर या तो नो ड्यूटी या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल या लो 2.5% की ड्यूटी लगती थी। आप यहाँ पे देखिए, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग मार्केट dropped from 27% in 1750 to 2% in 1900. Deindustrialization in India. It led to destruction of the artisanal class and economic exploitation of India. तो इस लाइन पे आप इस क्वेश्चन को भी अप्रोच कर सकते हैं। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। एंड यस, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 के लिए जनरल स्टडीज का हमारा लास्ट लाइव बैच जो है वो अभी 16 सितंबर से शुरू हुआ है। आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस बात की तो गारंटी दी जाती है कि यूपीएससी के स्टैंडर्ड से आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एग्जाम रेलिवेंट होगा, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अच्छा स्कोर करने में भी हेल्प करेगा। दिस पेपर हैज प्रूव, है ना, दिस पेपर हैज प्रूवन दिस, राइट, इधर द प्रीलिम्स पेपर और द मेंस पेपर। जो हम क्रैश कोर्स में भी करवा रहे हैं वो आपको डायरेक्टली पूछा जा रहा है। फाउंडेशन बैच के बच्चे भी इन आंसर्स को लिख सकते हैं, मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ, जितना भी पोर्शन उनका कवर हुआ है। बाकी आप समझदार हैं। एंड अगर आपको इस कोर्स का डिटेल चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या sleepy.classes@gmail.com पे लिख के हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ज्योग्राफी के मेंस के क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे ना बहुत स्पेसिफिक फोकस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि कॉन्सेप्ट पता होना और बात है, और लिखना क्या है, किन पॉइंट्स पे फोकस करना है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। तो इवन इफ आपको कॉन्सेप्ट आता है, प्लीज फोकस ऑन कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है लिखने वाले, क्या स्ट्रक्चर में चीजें रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहां ये भी डिस्कस करेंगे कि लाइन ऑफ थॉट क्या होना चाहिए, किन चीजों पे आपको सोचना है। तीसरी चीज, एग्जाम्पल्स कोट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चौथी चीज, देयर इज अ वर्ड लिमिट, है ना, कुछ 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं 150 शब्द, कुछ 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं 250 शब्द, यानी लिमिटेड शब्द है। पर एक्सप्रेस करने का सामान अगर आपको बहुत ज्यादा आता है, कंटेंट बहुत आता है, तो माइक्रो डायग्राम्स का यूज करें, है ना। आप जैसे बता सकते हैं, अगर आपको एक्स चीज बतानी है तो रादर देन राइटिंग इन लाइंस, आप क्विकली ऐसे 3 पॉइंटर्स बता सकते हैं। तो माइक्रो डायग्राम्स का यूज भी कई जगह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करना जरूरी है, तो आप क्विक स्ट्रक्चर्स में उनको लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है,
व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज। दूसरा पार्ट, हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नाउ सबसे पहली जो यहां पॉइंट है देखने वाला कि दोनों कनेक्टेड हैं। क्यों? पहले पूछा हुआ है सी सरफेस टेम्परेचर राइज कैसे हो रहा है और वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन में कैसे अफेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स हमें इन दोनों को कनेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलती यहां क्या हो सकती है कि आपने डायरेक्टली बता दिया सी सरफेस टेम्परेचर राइज क्या है और फिर बता दिया किस तरह इंपैक्ट कर रहा है। नहीं, इनको कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग बोथ द पार्ट्स। तो सबसे पहले आप सी सरफेस टेम्परेचर राइज के बारे में बताएंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा है ना कि हमें पता है एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही हम सी सरफेस टेम्परेचर की बात करें। क्यों? क्योंकि इंसुलेशन जो है बिल्कुल समुद्र के नीचे तक तो नहीं जा रही, तो इसीलिए हम सी सरफेस टेम्परेचर की लिमिट की यहां पे बात जो है जरूर करेंगे, है ना। बट यहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है कि सी सरफेस टेम्परेचर राइज के बारे में हमें कैसे पता है, कुछ ना कुछ डेटा हमें देना है। तो अगर हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से देखें तो वहां पे डेटा दिया हुआ है कि एवरेज ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर देखें, यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द ओशन सरफेस। सरफेस क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि इंसुलेशन एक लिमिट तक ही पेनिट्रेट कर रही है, तो उसकी वैल्यू जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू पे थी जो कि हाईएस्ट एवर देखी जा रही है इन अ डेटा सेट, अगर हम 1979 से इसको कंपेयर करें, राइट। अब ये डेटा आप ऐसा का ऐसा जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में कोट करके आ सकते हैं। डेटा याद आप करेंगे, लेकिन ध्यान देने वाला पॉइंट क्या था कि आपको बताना पड़ेगा कि सी सरफेस टेम्परेचर राइज है, सिर्फ डेफिनेशन लिख के नहीं जो है बात बनेगी। यहां पे एक स्पेसिफिक पॉइंट जो है, जो एक पॉइंट और भी हो सकता है कि कई बार हम क्वेश्चन ऐसे शुरू कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी सरफेस टेम्परेचर राइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस है, राइट, वार्मिंग हो रही है, उस हीट को ओशंस एब्जॉर्ब करें। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, कनेक्शन बहुत जरूरी है। सो यू हैव टू राइट द रीजंस। अब रीजंस को ना बहुत डिटेल में नहीं लिखना, माइक्रो डायग्राम सा बना लो कि रीजंस में पहला क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, राइट। दूसरा आप यहां पे एल नीनो भी लिख सकते हो, राइट। इंडियन एक्सप्रेस में ना एक आर्टिकल है, वो कैटेगोरिकली 3 रीजंस की बात करते हैं कि ओशन में सी सरफेस टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। एक वो कहते हैं कि दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, दूसरा वो कहते हैं एल नीनो के समय भी देखा जाता है, तीसरा जो एक स्पेसिफिक पॉइंट है वो लिखते हैं कि सहारा से, है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज अफ्रीका, तो वो कह रहे हैं सहारा से जब भी जो डेजर्ट से डस्ट आता है, जब ये बहुत ज्यादा होता है तो ये डस्ट जो है एक लेयर बना लेता है ना, डस्ट लेयर बना लेता है। तो डस्ट के लेयर बनाने से क्या होगा, अ लॉट ऑफ इंसुलेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक। अब वो कह रहे हैं कि देखा जा रहा है कि विंड्स वीक होने की वजह से कई बार ये डस्ट नहीं आ पाता, बहुत ज्यादा डस्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगा तो वो लेयर नहीं बन पाएगी, इंसुलेशन आएगी, पानी को गर्म कर देगी। तो 3 रीजंस आप लिख सकते हैं और इसको डिटेल में नहीं लिखना, डायरेक्टली 1 2 3 पॉइंट लिख के बताना है। और बताना है क्योंकि रीजंस के बाद ही आप बताओगे इंपैक्ट क्या है। अब इंपैक्ट क्या होगा, है ना, हम बात करते हैं हीट वेव्स की, हम भूल जाते हैं भाई हीट वेव्स, पानी की भी तो बात होंगी, तो मरीन हीट वेव्स होंगी, इकोसिस्टम पे इंपैक्ट पड़ेगा, किस पे, मरीन इकोसिस्टम पे। यहां जो एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, दिस मे ऑल्सो, मे वर्ड बहुत जरूरी है, मे ऑल्सो रिजल्ट इन मोर फ्रीक्वेंट एंड देखो इंटेंस स्टॉर्म्स लाइक हरिकेन्स एंड साइक्लोन्स। यहां मेरा कनेक्शन बन गया। कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कॉन्सेप्ट सबको आ रहा है लेकिन लिखने के मार्क्स अलग हैं, तो कनेक्शन बनाना इंपॉर्टेंट। तो मैंने बताया सी सरफेस टेम्परेचर राइज के बारे में डेटा दिया, रीजंस और इंपैक्ट बताए। फिर मैंने बोला क्योंकि वन ऑफ द इंपैक्ट कुड बी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ सकती है। फिर अब मैं बताऊंगी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब भी आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ते हो आप हमेशा पढ़ते हो ट्रॉपिकल जोन्स, है ना, क्योंकि वार्मर वाटर इंपॉर्टेंट है ना, वार्म वाटर इंपॉर्टेंट है, तभी तो ट्रॉपिक्स में हो रहा है, क्योंकि इंसुलेशन जो है डायरेक्ट कहां है, सन की, विद इन द ट्रॉपिक्स। तो जितना वार्म वाटर होगा उतनी इवापोरेशन होगी, उतनी कॉन्डेंसेशन होगी। मैं इवापोरेशन कॉन्डेंसेशन की बात क्यों कर रही हूं, क्योंकि जितना ज्यादा, ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा लेटेंट हीट ऑफ कॉन्डेंसेशन रिलीज होती है
उतना ही ट्रॉपिकल स्टॉर्म आपका इंटेंसिफाई होता है। प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है, राइट? तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, है ना, कि जितनी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होगी उतना इंटेंसिफिकेशन होगा, यानी जितना वार्मर वाटर है उतनी ज्यादा इंटेंसिफिकेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो कभी भी आप ये सोचें कि क्या इंपैक्ट होगा, सबसे पहले जितना वार्म वाटर, जितनी ग्लोबल वार्मिंग, उतना साइक्लोन इंटेंसिफाई हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल भी आप लिखिए, पिछले साल फ्रेडी साइक्लोन न्यूज में था, आपने देखा भी होगा, राइट? ऑस्ट्रेलिया से लेके बिल्कुल ही आप देख सकते हैं पूरा इंडियन ओशन क्रॉस हो रहा है, मोजाम्बिक कोस्ट तक पहुंचा ये। तो ये साइक्लोन एक तो लॉन्गेस्ट लिव्ड साइक्लोन था, मोर देन 30 डेज, और इसमें इंटेंसिफिकेशन भी बहुत ज्यादा हुई। तो एग्जाम्पल कोट कीजिए, प्लीज इंश्योर कि यू कोट एग्जाम्पल्स वेर एवर पॉसिबल। अब यहां पे फ्रेडी साइक्लोन का एग्जाम्पल दीजिए आप कि ये क्यों हुआ इतना इंटेंसिफिकेशन, इतना लॉन्ग लिव्ड साइक्लोन, बिकॉज बहुत ज्यादा वार्म सी सरफेस वाटर, है ना, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फिर आप बता सकते हैं कि साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। टाइम पीरियड का एग्जाम्पल भी फ्रेडी साइक्लोन हो सकता है, मोर देन 30 डेज। फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अरेबियन सी हो सकता है। देखिए, जब हम साइक्लोन्स पढ़ाते हैं तो हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं कि यूजुअली कहा जाता था हमेशा से कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को कंपेयर करें तो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन्स आते थे एज कंपेयर टू अरेबियन सी। लेकिन अब ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग यहां भी उतना ही वार्मर वाटर मिल रहा है और यहां भी साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, यानी अरेबियन सी इज ट्रांसफॉर्मिंग into a new cyclonic hotbed। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जहां भी आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट मिले ना दोस्तों, जरूर आपने लिख कर आना है। तो अब कीवर्ड्स देखिए, 2 एग्जाम्पल्स दिए, या शुरू से देखते हैं। सी सरफेस टेम्परेचर राइज रीजंस इंपैक्ट कनेक्ट किया, फिर बताया कि 3 चीजें हो सकती हैं, इंटेंसिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का बढ़ना, और फिर 2 रेलेवेंट एग्जाम्पल्स दिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम ध्यान दें, हमने यहां फोकस पॉइंट्स की बात की, माइक्रो डायग्राम्स की भी बात की, है ना, और अब देखिए वर्ड लिमिट कितनी कम है, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। तो वैसे भी आपको, अब देखिए बात क्या होती है, बहुत सारी चीजें कम शब्दों में बतानी है, तो आपको माइक्रो डायग्राम्स का यूज करना ही पड़ेगा। लंबे लंबे सेंटेंसेस हमेशा लिखने जरूरी नहीं होते। रिप्रेजेंटेशन एंड कवरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियालिस के बारे में। हाउ आर दीज ट्रिगर्ड? अब ये जो टॉपिक है ये आप साइंस में भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में। यहां पे कॉन्सेप्ट तो मैं बताऊंगी, पर फोकस एरिया में ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियालिस से शुरू ना करें, राइट? शुरू करें ऑरोरा की डेफिनेशन से एंड देन आए इस पे। दैट्स अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन, राइट? क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर पता लगता है यहां पे कि ऑरोरा है, और आप जो है 2 तरह की यहां पे नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स की बात कर सकते हैं, बात करेंगे उसकी भी, राइट? तो ये फोकस एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा कुछ इस तरह की लाइट्स की बात होती है। कई बार आपने देखा होगा, कई जो है ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स भी यहाँ जाते हैं, अपनी फोटोग्राफ्स भी डालते हैं इन चीजों की। तो यहाँ होता क्या है, सिंपल शब्दों में बताते हैं। देखिए, अब सन से बहुत सारा सामान अर्थ की तरफ आ रहा है ना, सामान एज इन पार्टिकल्स, राइट? अब यूजुअली तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उन पार्टिकल्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करने देता, लेकिन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। अब जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हम बहुत सारी लेयर्स की बात करते हैं। एक लेयर है हमारी आयनोस्फीयर, राइट? यहां पे आयॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, जब ये पार्टिकल्स यहां पर आते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये एनर्जी रिलीज करते हैं, कैटेगोरिकली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, तो जब इनके शेल्स एनर्जी को रिलीज करते हैं, उन कंडीशंस में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कंडीशंस में जो है डिफरेंट कलर्स की हम बात करते हैं, जो कि इस तरह के कलर्स होते हैं, ग्रीन लाइट, रेड लाइट की यहां पर बात होती है।
अब यहां पे आपने फोकस किया होगा कि कभी पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये चीज आप देखेंगे यहां पे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल का रेफरेंस लेते हैं कि पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं। तो यही चीज जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे, इसी के लिए दो टर्म्स यूज होती हैं, ऑरोरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा बोरियालिस और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। तो प्लीज इंश्योर कि आप ऐसा कुछ ड्रॉ करके आए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट द एग्जामिनर नो कि आपको आता है। प्लीज इंश्योर आप ऐसा कुछ ड्रॉ करके आए सो दैट उनको पता लगे आपको आता है, क्योंकि आप देखिए 15 मार्क्स 250 वर्ड्स है ना। तो ऑरोरा डिफाइन कीजिए, फिर बताइए एंड ऑरोरा डिफाइन किया, ये ड्रॉ करके आइए। फिर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और बोरियालिस की बात की आपने, नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर में ड्रॉ करके आइए, लिख के आइए, राइट। अब यहां पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भूल जाता है, दैट इज रेलेवेंट एग्जाम्पल। आपने रिसेंटली लद्दाख से एसोसिएटेड एग्जाम्पल न्यूज में भी देखा होगा। तो आप बता सकते हैं कि astronomers of Indian Institute of Astrophysics captured the auroras through cameras positioned around the Indian Astronomical Observatory in Hanle, Ladakh. राइट, तो एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहली ही जगह बताया, जहां जहां आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना, दैट्स वेरी वेरी रेलेवेंट। तो जरूर एग्जाम्पल लिखें। अगर आप भूल रहे हैं तो मार्क्स खोने की पॉसिबिलिटी रहती है। नाउ हाउ आर दीज ट्रिगर्ड, आपने पूरा मैकेनिज्म बता दिया। अब यहां पे ट्रिगर्ड वाली जो कीवर्ड्स हैं आप जरूर बताइएगा, और ये जो है न्यूज में बहुत ज्यादा रहते हैं कि सोलर फ्लेयर्स की वजह से हो सकता है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर विंड्स, जो भी सामान सन की तरफ से आ रहा है ना, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर्स और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, ये कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। तो इन पे जो है आप जरूर फोकस करें। ये फोकस एरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट पहले आपने देखा भी होगा, GS3 में एक बार जो है पूछा गया है। अब देखिए व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट पूछा है, 10 मार्क्स है, 150 वर्ड्स है, आपको एक्सप्लेन करना है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप जो है डेफिनेशन की वैल्यूज को जरूर याद रखिए, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट क्या है, बहुत ही लोकलाइज्ड है लेकिन इंटेंस रेनफॉल है। बादल फटना कहते हैं कि एकदम से बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई। तो सिंपल शब्दों में, मान लो आपको डेफिनेशन नहीं आती तो लिखिए कि ये एक इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी है विच इज वेरी लोकलाइज्ड। आप लिखिए शॉर्ट स्पेल ऑफ वेरी हेवी रेनफॉल एंड बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया जो है बहुत डिस्ट्रक्शन भी ला सकते हैं। पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट द स्पेसिफिक डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिनोमेना बोला है आपको। देन यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, है ना, सॉरी मैकेनिज्म। अब देखिए जब भी हम क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहे हैं ना, आप देखेंगे यहां पे हमेशा उत्तराखंड की बात होती है, हिमाचल की बात होती है, पहाड़ी रीजन्स की बात हो रही है। तो बेसिकली ना, अगर मैं आपको बताऊं, ओरोग्राफिक रेनफॉल यहां पे आपका रेफरेंस रहेगा। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है कि मॉइस्चर लेडन विंड्स पहाड़ की तरफ आ रही, मॉइस्चर लेडन विंड्स मतलब ऑलरेडी मॉइस्चर से भरी हुई है। अब देखो जैसे जैसे विंड ऊपर जाएगी, ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, ऊपर जाते हो पहाड़ में और ठंड बढ़ेगी, यानी ऊपर जाते जाते एयर कोल्ड हो जाएगी। जैसे जैसे एयर कोल्ड होती है ना, उसकी कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर खत्म होती जाती है, कम होती जाती है रादर। तो जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी, पूरा का पूरा एयर जो है आपकी सैचुरेट हो जाएगी, वहां क्लाउड्स बनेंगे और रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी। अब क्लाउड बर्स्ट का इंपैक्ट बहुत ज्यादा क्यों दिखता है, बिकॉज इमेजिन करो यहां बारिश हो रही है तो ढलान है, इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है कि मॉइस्चर लेडन विंड्स पहाड़ की तरफ जा रही हैं, जैसे जैसे हवाएं ऊपर जा रही हैं, मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है, बादल बन रहे हैं और फिर बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं। और आप देखोगे यहां पे क्लाउड का नाम जरूर लिखना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की यहां पे हमेशा बात होती है इंटेंस रेनफॉल के लिए। इसी को इंडिया के रेफरेंस में देखो तो यहां आपके हिमालयाज है, तो मॉइस्चर लेडन विंड्स, हम कहते हैं कि मॉनसून से विंड्स आती हैं, अरेबियन सी ब्रांच आ रही है, तो हवाएं जब यहां पहुंचती हैं तो ये क्या है, पहाड़ ही तो है, तभी यहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल वाला मैकेनिज्म होता है। तो जो आपको एक्सप्लेन करना है वो यही करना है। यहां पे जो एक कोशिश करनी है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हिमालयन स्टेट्स की बात जरूर करनी है कि यहीं पे ज्यादा क्यों हो रहा है, टोपोग्राफी की वजह से, पहाड़ है ना, विंड सिस्टम इस तरीके का है, टेम्परेचर ग्रेडियंट इस तरीके का है कि ये मैकेनिज्म
हो पाता है, राइट? अब देखो क्वेश्चन क्या था, फिनोमेना बताना है, एक्सप्लेन। तो you've written the definition, you've given the mechanism, but examples बहुत जरूरी है। तो आप उत्तराखंड क्लाउड बर्स्ट की बात कर सकते हैं, हिमाचल क्लाउड बर्स्ट की बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि ना एक्सप्लेन लिखा है ना, बहुत सारा 10 मार्क्स है, बहुत शब्द भी नहीं है। तो अगेन आप एक डायग्राम बना दो। कॉन्सिक्वेंस में पहला रेनफॉल, दूसरा लैंडस्लाइड्स, तीसरा फ्लैश फ्लड्स, कि पहाड़ से यदि पानी नीचे आया, रेनफॉल है, फ्लैश फ्लड्स है, लैंडस्लाइड्स है। वेरी क्विक बट वेरी एफिशिएंट मेथड टू आंसर क्वेश्चंस। सिमिलरली देखो क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहे हैं ना, चैलेंजेस क्या होते हैं? देखो क्लाउड बर्स्ट ना बड़ा ही लोकलाइज्ड फिनोमेना है, एकदम से रैपिड ऑनसेट होता है, तो बहुत पता नहीं लग पाता। प्लस लोकलाइज्ड है, उतने ज्यादा रेडार्स, डॉपलर रेडार्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए चैलेंजेस बहुत हैं कि रैपिड ऑनसेट है, लोकलाइज्ड नेचर है, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए क्या किया जाना चाहिए? अर्ली वार्निंग सिस्टम और डॉपलर रेडार्स पे, अवेयरनेस पे, एजुकेशन पे काम होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें, मैंने ज्यादा शब्द यहाँ यूज नहीं किए। क्यों? क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट को डिटेल में बताना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ माइक्रो डायग्राम्स का यूज किया कि जब मुझे वे फॉरवर्ड लिखना था तो मैंने लिख दिया अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाए जाएं, डॉपलर रेडार्स बनाए जाएं और अवेयरनेस पे भी काम किया जाए। अब देखो 3 शब्दों में कितना बढ़िया मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इन चीजों पे आपने जरूर काम करना है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट एज अ फिनोमेना आपको बताना पड़ेगा जो भी चीजें। तो अगर 3 पॉइंट्स में मैं अपने चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, इंपैक्ट कर रही हूं कवर, तो क्यों ना किया जाए? कितना बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें गलती क्या होती है कि हम सब कुछ लिख देते हैं जितना आता है। नहीं, रिप्रेजेंटेशन को सही करना इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ, जो है हम गंगा वाली की बात करते हैं, तो वो सीरियस डिक्लाइन पे है। हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा बताती हूं, जब भी कोई सेंटेंस यहां लिखा है, ऑलवेज इसका कॉन्टेक्स्ट देना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली फूड सिक्योरिटी पे इंपैक्ट नहीं बताना, हमने इसका रेफरेंस जरूर देना है। रेफरेंस भी क्यों देना है? क्योंकि ग्राउंड वाटर सब जगह सेम नहीं है। देखो जैसे यहां पे अब हमारा डेक्कन प्लेटू है, इग्नियस रॉक्स है, हार्ड रॉक्स है, पानी रिश्ता नहीं है, ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा है ही नहीं, है ना। इसके कंपैरिजन में यहां देखें, है ना, तो जो है एलुवियल प्लेन्स है, तो बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर यहां मिलता है। रादर सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यहीं देखा जाता है ना। अब वहीं ग्राउंड वाटर की बात करें तो यहां पे ग्राउंड वाटर जो है कम होगा। क्यों? क्योंकि थार डेजर्ट है, रेनफॉल कम है ना। वहीं ग्राउंड वाटर में अगर मैं आपको कोस्ट की बात करूं, ग्राउंड वाटर होगा, पर सैलिनिटी इंग्रेस की वजह से ग्राउंड वाटर में सैलिनिटी बहुत ज्यादा होगी। तो अगर हम इस जोन की बात करें तो यहां पे देखिए, जब भी यहां पे ग्राउंड वाटर की बात होगी ना, हमने हमेशा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सोचना है। उसका रीजन है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स लगाई गई इस पूरे रीजन में, है ना, जहां पर की वाटर गजलिंग क्रॉप्स, यहां तो बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं थी एज कंपेयर टू कोस्ट, पर बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स ग्रीन रेवोल्यूशन में यहां लगाई गई। फॉर एग्जांपल राइस, जिनकी वजह से पानी बहुत यूज हुआ, है ना, और साथ में पॉलिसीज ऐसी थी, है ना, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दी गई, तो जो है पंप से पानी जो है ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा यूज हुआ, इतना ज्यादा कि अब यहाँ पे ग्राउंड वाटर स्कार्सिटी हो चुकी है। कैटेगोरिकली पंजाब हरियाणा की बात करें, बहुत ही कम ग्राउंड वाटर जो है वहां पे आज आपको मिलता है। एक्विफर रिचार्ज भी उसी तरह से। तो ये आपने चीज हमेशा सोचनी है। तो जब भी आप क्वेश्चन शुरू करें, है ना, ऑलवेज टॉक अबाउट कि यूजुअली ये जो जोन है यहां पे बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर होना चाहिए, लेकिन अब इट इज ऑन सीरियस डिक्लाइन। अब मान लीजिए आपको नहीं भी आता, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने हमेशा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन वाली बात सोचनी है। प्लस यहां पे ग्राउंड वाटर और भी तो चीजों के लिए यूज हुआ होगा, तो आप लिखिए पॉपुलेशन में, अर्बनाइजेशन में। जैसे हम बात करते हैं कि पहले बहुत ज्यादा तेराई रीजन्स थे, है ना, आज उन तेराई रीजन्स में हम प्रोटेक्टेड एरियाज देखते हैं। कई ऐसे रीजन्स हैं जो अर्बनाइजेशन के लिए यूज हो गए, है ना। सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, अर्बनाइजेशन है, क्वालिटी डिग्रेडेशन है, पोल्यूशन कितना ज्यादा है ना। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पे पानी में कंटामिनेशन है। वेस्ट बंगाल की बात करें, आर्सेनिक कंटामिनेशन
कंटामिनेशन, राजस्थान की बात करें फ्लोराइड कंटामिनेशन, प्लस वाटर मैनेजमेंट भी इनएफिशिएंट है और क्लाइमेट चेंज का तो इंपैक्ट है ही है। रादर डेटा लिखिएगा आप कि डायरेक्ट कोरिलेशन एक एनालिसिस बताता है बिटवीन ग्राउंड वाटर स्कार्सिटी एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कि अगर 1 मीटर डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर होता है तो 8% रिडक्शन इन फूड ग्रेन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये तो स्टैंडर्ड आप पॉइंट सोच सकते हैं। वैसे मैं आपको एक डाउन टू अर्थ मैगजीन का आर्टिकल दिखाती हूं, 17 रीजंस उन्होंने वहां दिए हुए हैं। पूरा आर्टिकल इसी रीजन की बात करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लाइमेट चेंज, प्रेसिपिटेशन डेफिसिट, लैंड यूज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, 17 पॉइंट्स है। स्क्रीनशॉट से लीजिए, डाउन टू अर्थ मैगजीन से है, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, राइट। बट एनीवेज, अगर आप इतना भी लिखते हैं, मोर देन इनफ। अब यहां तो हमने पहले पॉइंट को कंसिडर किया है कि क्यों ग्राउंड वाटर डिक्लाइन पे है, इसको हमने लाइटली नहीं लेना। अब ये कैसे फूड सिक्योरिटी को इंपैक्ट करेगा, राइट। ग्राउंड वाटर नहीं है, इरिगेशन में इश्यूज आएगा, है ना। जो आपकी एफिशिएंसी है क्रॉप्स की, डाइवर्सिफिकेशन है, एसोसिएटेड अलाइड सेक्टर्स है, उनमें इशू आएगा। इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, है ना, क्योंकि पानी कम है, इकोनॉमिक प्रेशर आएगा। फसल कम है, प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन, है ना। आपके पास फसल बहुत ज्यादा नहीं है, फूड सिक्योरिटी में इशू है, इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। अगेन आप देखेंगे बहुत ज्यादा जब इवेपोरेशन होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, राइट, सॉइल सैलिनिटी भी बढ़ती है, अगेन आपकी क्रॉप पे इशू आएगा, एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखिए, फूड सिक्योरिटी में, है ना, सिर्फ इसकी बात नहीं है कि फूड का एक्सेस, बट अफोर्डेबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है। तभी आप देखिए, मैंने इनपुट कॉस्ट की भी बात की है, इन्फ्लेशन प्राइसेस की भी बात की है, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड की एक्सेसिबिलिटी ही नहीं बट अफोर्डेबिलिटी की भी यहां पे बात होनी चाहिए। तभी अब देखिए, हमने इकोनॉमिक पॉइंट भी वहां पे डिस्कस किया है। अब यहां पे एक चीज जो आप जरूर करिएगा, चाहे क्विक कीजिए, इशू का ना आप रेजोल्यूशन पे भी बात करेंगे, यानी कि आप वे फॉरवर्ड की भी बात करेंगे, क्योंकि इशू है, यू हैव टू टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। तो ना सेम डाउन टू अर्थ के आर्टिकल में 5 पॉइंट्स थे, राइट। आप 1 या 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि पॉसिबल स्ट्रैटेजीज क्या है ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन की, है ना। सरफेस वाटर बॉडी मैनेजमेंट कीजिए, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर मैनेजमेंट, और एक डेटाबेस की भी बात हो सकती है। क्विक पॉइंटर्स है, सेम आर्टिकल से लिए। प्लीज इंश्योर कि आप वे फॉरवर्ड जरूर लिखें 3-4 लाइनों में, क्योंकि देयर इज एन इशू टू बी एड्रेस्ड, राइट। आपका वैल्यू एडिशन बहुत ही ज्यादा होता है इनसे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is a twister? Why are majority of twisters observed in areas around Gulf of Mexico? अब यहां पे जब भी हम ट्विस्टर की बात कर रहे हैं, आप देखोगे यूएस के आसपास के एरियाज में जो है ट्विस्टर एज अ टर्म टॉर्नेडो के लिए यूज होती है। तो टॉर्नेडो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे देखो, ट्विस्टर कुछ इस तरह की चीजें हैं। स्पिनिंग कॉलम ऑफ एयर है, स्ट्रेचिंग फ्रॉम ग्राउंड टू द क्लाउड्स। अब या तो ये वीक हो सकते हैं या वायलेंट हो सकते हैं। वीक वालों को नॉन सुपर सेल टॉर्नेडोज कहा जाता है, वायलेंट वालों को सुपर सेल टॉर्नेडोज कहा जाता है। अब ना मैं आपको बेसिक समझाती हूं यहां पे क्या होता है। देखो, यहां पे जो आपको बेसिक चीज चाहिए ना, चाहे हम नॉन सुपर सेल की बात करें या सुपर सेल की बात करें, आपको हवा जो है ना, एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर वाली हवा की हमेशा बात होगी, क्योंकि हवा जब भी हाई टू लो मूव करेगी, जब भी हवा की मूवमेंट होगी, वहां पे जो है एक प्रोसेस देखा गया है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाई और लो प्रेशर पे 2 तरह की हवा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझाती हूं कैसे। जब भी हम बात करेंगे सबसे पहले नॉन सुपर सेल टॉर्नेडोज की, वीक वालों की, तो यहां पे क्या होगा, जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाली हवा है, यहां पे हमेशा मैकेनिज्म देखा जाएगा कि ये नियर टू द ग्राउंड होगी, हाई एंड लो। यहां पे क्या होगा, अब हवा हाई टू लो जाएगी, सो व्हेन विंड बिगन्स टू पिक अप, है ना, और डिफरेंट स्पीड्स पे, ऑल्टीट्यूड पे हवा जा रही है, तो ये मूव करना, आप देखिए ये साइक्लिकली मूव करना शुरू कर देती है। ये इसका जो है बेसिक कैरेक्टर है कि जब 2 डिफरेंट टाइप की हवा है ना, डिफरेंट स्पीड एल्टीट्यूड जा रही है, तो ये जो है साइक्लिकली मूव होना शुरू कर देगी। इट स्टार्ट्स फ्लोइंग साइक्लिकली, और साइक्लिकली मूव होते होते, देखिए पहला स्टेप ये था, लेकिन जो मैकेनिज्म देखा गया है, साइक्लिकली मूव होते होते ये एक अपराइट स्पिनिंग वोर्टेक्स जो है बना लेती है। ये इसका नेचर है। मेन पॉइंट क्या था कि 2 डिफरेंट हाई प्रेशर और लो प्रेशर होना जरूरी था, बिकॉज हवा तो हाई टू लो जा रही है। सो ये कैरेक्टर था
किसका? वीक वालों का, यानी नॉन सुपर सेल टोर्नेडोज का। वहीं जब आप हाई जो है प्रेशर और लो प्रेशर की बात करोगे सुपर सेल टोर्नेडोज में, यानी सुपर सेल कौन सा वाला था? वायलेंट वाले टोर्नेडोज में, वहां पे क्या होगा? बेसिक क्या था? हाई प्रेशर लो प्रेशर। यहां पे क्या होता है? हाई प्रेशर और लो प्रेशर डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स में मिलते हैं, राइट? ऊपर ना बहुत ज्यादा सुपर स्टॉर्म रहता है, सुपर सेल कहते हैं उसे, क्लाउड्स रहते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स रहते हैं, और आप देखोगे कि हवा जो है, जो लो प्रेशर से नीचे हवा है, और मैं आपको बताती हूँ लो प्रेशर की हवा ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको प्लेन है। तो क्या होगा? लैंड वार्म होगा, हवा ऊपर जाएगी। सवाल यही पूछ रहा था ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास क्यों है? तो अब क्या होगा कि हवा जो है ऊपर की तरफ जाएगी, बिकॉज ऊपर जो वायलेंट स्टॉर्म्स है वो लो प्रेशर को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, है ना, सॉरी वार्म एयर को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। वार्म एयर ऊपर जाएगी, नीचे हाई प्रेशर रह जाएगा। तो अब क्या होगा? अब ऊपर अलग प्रेशर है, नीचे अलग प्रेशर है। सो बेसिक आइडिया अगेन वही था ना कि कंडीशंस ऐसी बननी चाहिए, है ना। और ये हम नहीं बना रहे, ये इनहेरेंट कंडीशंस है क्लाइमेटोलॉजी वाली जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ते हो, है ना। तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर होना चाहिए। तो अब जो एयर पार्टिकल्स जो है एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां भी देखिए कि दो डिफरेंट तरह के एयर पार्टिकल्स, यहां पे जब बैलेंस लाने की कोशिश हुई साइक्लिक मूवमेंट हुई, यहां आप पैरेलल कंडीशंस देख रहे हैं, तो यहां भी एक तरह की साइक्लिक मूवमेंट शुरू होती है जो कि कुछ इस तरह से मूव करती है। तो दोनों ही कंडीशंस में साइक्लिक मूवमेंट शुरू हो जाती है, राइट। अब आप कहेंगे हवा ऊपर क्यों जा रही थी? मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास आप देख सकते हैं लैंड हीट होगा, हवा ऊपर की तरफ जाएगी। एक और चीज देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, हाई प्रेशर लो प्रेशर होना चाहिए हवा में, यानी कहीं वार्म हवा कहीं कोल्ड हवा। वार्म हवा कहां से आ रही है? ये लैंड जब हीट हो रहा है। कोल्ड एयर कहां से आ रही है? एक तो नॉर्थ से आपकी कोल्ड एयर आएगी, वेस्टर्लीज भी जब यहां से आएंगी वो भी बाय द टाइम दे रीच हियर कोल्ड हो जाएंगी। इसीलिए आप देखोगे कि वार्म और कोल्ड एयर की यहां पे बात होगी। और यही एयर जब ऊपर जा रही है, बहुत बड़े से जो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स भी बनाती हैं, इन्हें ही आप सुपर सेल्स कहते हो। अब देखो दोनों ही तरह में, चाहे यहां पे हमारी साइक्लिक मूवमेंट थी नॉन सुपर सेल्स में ना, सिंपल वालों में या वायलेंट वालों में, दोनों ही जो है इवेंचुअली जो है ये जो अपड्राफ्ट है, जो वार्मर एयर है, ये स्ट्रेच कर देती है इनके वोर्टेक्स को अंटिल ये ऊपर वाले क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स तक पहुंचे। आप देख सकते हैं दोनों ही साइक्लिक रोटेशंस जो है, ये जो हवा नीचे से आ रही है वो लिफ्ट कर देती है इस पूरी रोलिंग पाइप को, इस पूरी साइक्लिक रोटेशन को। और जब ये ऊपर की तरफ रोलन हो जाती हैं, आप देख सकते हैं कि दे स्टार्ट पुलिंग द कॉन्डेंसेशन फ्रॉम द क्लाउड्स। और जब ये कॉन्डेंसेशन पुल करने लगती है तो ये फनल शेप्ड क्लाउड्स आपके बनने लग जाते हैं। और ये जो फनल शेप बन रहा है ये कुछ इस तरह से हमें नजर आता है, राइट। तो वायलेंट सुपर सेल्स हो या नॉन वायलेंट हो, है ना, आप देख सकते हैं नॉन सुपर सेल या सुपर सेल, दोनों में जो प्राइमरी कंडीशन थी क्या थी? हाई प्रेशर लो प्रेशर, है ना। डिफरेंस क्या था कि सिंपल वालों में एयर वाज क्लोजर टू दी ग्राउंड लेवल, दूसरे वाले में क्या था कि वर्टिकली चीजें जो है एग्जिस्ट कर रही थी। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब ये कंडीशंस मिलती हैं तभी जो है ये ट्विस्टर्स बनेंगे। और आप देखेंगे कि यूके यूएस इनमें बहुत ही ज्यादा ये ट्विस्टर्स की बनने की बात होती है। यानी कि अब अगर मुझसे पूछा जाए कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास ही क्यों, क्योंकि वहां की टोपोग्राफी ऐसी है, प्लेन्स है ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो हाई प्रेशर लो प्रेशर था वहां एग्जिस्ट कर रहा है। सिंपल लॉजिक है, कहीं कोई मैकेनिज्म है तो वहां पे वो कंडीशंस होंगी। वहां पे विंड शेयर है, वेस्टर्लीज कोल्ड मिलती है, नॉर्थ से कोल्ड एयर्स आ रही हैं। और यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इज वेरी वेरी रेलेवेंट, कि यूएस में तो बहुत ही ज्यादा ये नजर आते हैं। दैट मीन्स अब अगर मैं क्वेश्चन पे वापस जाऊं, मैंने ट्विस्टर बताया क्या होता है, मैकेनिज्म बताया, और गल्फ ऑफ मैक्सिको की भी बात हुई है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आपने यहां पे नहीं दिया है ना तो यहां पे चीजें मिस हो सकती हैं, राइट। ऑल्दो इट इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन, और इस पे जो है यू कुड हैव टेकन अ कॉल कि इसको जो है सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे बहुत कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। लाइन ऑफ थॉट, एग्जाम्पल्स, माइक्रो डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखना ही पर्पस है। आज सीख रहे हैं, इसको ही एग्जाम में यूज करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। जनरल स्टडीज 1 मेंस का पेपर हो चुका है और इसकी 3 कंपोनेंट्स में से एक जो मेजर कंपोनेंट होता है वो है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस सेक्शन को या तो इग्नोर करते हैं या सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के उनको लगता है कि हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। कई बार यूपीएससी ने ये प्रूव किया है कि वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और तकरीबन 6 क्वेश्चन यानी कि 80 से 90 मार्क्स हमेशा पूछता है। अगर मैं बात करूं इस साल के पेपर की तो टेक्निकली स्पीकिंग अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस इसके अंदर आए हैं। इवन अगर आप माइग्रेशन से जुड़ा जो क्वेश्चन है उसको सोशल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर सकते हो, बट आपने उसको ज्योग्राफी के अंदर देखा होगा डिस्कस होते हुए। खैर 8 क्वेश्चंस डेफिनेटली सोशल इश्यूज या इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड सिलेबस के टॉपिक्स में से पूछे गए हैं। हम एक एक करके हर क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को मीट करना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अपने बारे में। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं पिछले 5 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ हूं अलग अलग रोल्स में। आई हैव बीन एन एस्पिरेंट जिसने 3 बार मेंस लिखा है, इंटरव्यू स्टेज तक मैं पहुंचा हूं और अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं और वही चीज मैं इनकॉर्पोरेट करता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए और उनकी मदद करने के लिए। सेकेंडली, जब हम एग्जाम लिखते हैं, जब हमारे पास 3 घंटे का लिमिटेड टाइम होता है, तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे आइडियाज जो मैं यहां आपको देने वाला हूं वो आपको नहीं आएंगे एंड इट इज परफेक्टली फाइन, बिकॉज वो सिचुएशन अलग है। जिस संदर्भ में या जिस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं वो डिफरेंट है। हैविंग सेड दैट, मैंने ये जो आंसर्स आपके लिए लेके आया हूं, मैं बेस्ट आंसर नहीं लेके आया हूं और इसका एक कारण है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है, इसलिए आप क्या चीजें फटाफट से कोरिलेट कर सकते हो इनको ध्यान में रख के मैंने आंसर बनाया। अदरवाइज इंटरनेट पे डिटेल्ड रिसर्च करके मैं बहुत इलैबोरेट और बहुत सारे एग्जांपल्स वाले आंसर आपके सामने पेश कर सकता हूं, लेकिन मेरा पर्पस यह है कि आपको समझ आए कि जब आपके पास वक्त कम हो तब आप सोचे कैसे, हाउ टू थिंक और गो अबाउट थिंग्स व्हेन यू हैव पॉसिटी ऑफ टाइम, बिकॉज यही प्रैक्टिकल स्किल आपको मेंस आंसर राइटिंग में चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो वो पहला क्वेश्चन ही हमें थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी और विमेन एम्पावरमेंट में क्या फर्क है? जिन लोगों ने पॉलिटी सही तरीके से पढ़ी है और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी वहां पढ़ा है तो उनको भी रिलेटिवली आइडिया होगा कि यहां किस बारे में बात हो रही है। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी और विमेन एम्पावरमेंट, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 150 वर्ड्स। और अगर आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को समझना कैसे, क्वेश्चन की तैयारी कैसे करनी है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया हो जो विमेन रिलेटेड इश्यूज के ऊपर आए हैं, तो आपको यह पता लगेगा कि देयर ऑलरेडी फॉर्डर मटेरियल तैयार हो सकता है अगर आपने ये 6 क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में पूछे गए, 7 क्वेश्चन इनफैक्ट प्रिपेयर किए होंगे। That is why previous year question is important, not because they're repeated exactly in the same manner, but they help you build towards a content जो आप मेंस आंसर में यूज कर सकते हो। Having said that, हमने women related issues को, schemes को बहुत बार डिस्कस किया है, अपने रैपिड रिवीजन प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन को आप जब शुरू करोगे तो विमेन से रिलेटेड आपको एस्पेक्ट्स भारत के बारे में लिखना, this is the best way to start. Why? Because if you started by defining, then the body of the answer will not be addressed, क्योंकि उस क्वेश्चन का कंटेंट ही यही है। पहला पार्ट है कि इसमें डिस्टिंग्विश करना है इन तीनों में। दूसरा पार्ट है कि किसी भी प्रोग्राम या पॉलिसी को जब आप डिजाइन करते हो और उसे जब इंप्लीमेंट करते हो तो जेंडर के कंसर्न्स क्यों देखने जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड कि इसमें अगर आप ट्रांसजेंडर का एग्जाम्पल लिखते हो तो आपको एक रिलेटिव एज मिलेगा। जनरली हम सोचते हैं कि क्योंकि हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जनरली हम सोचते हैं कि हम मेल और फीमेल में इसको डिवाइड कर देते हैं, बट देयर आर
अदर एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर, रीसेंट फिनोमेना के अंदर आपको ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। और जब आप प्रोग्राम डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन का एग्जाम्पल दे रहे होंगे तो अगर आप ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हो वहां पे एग्जाम में जाके कि मैं ट्रांसजेंडर सेंट्रिक पॉलिसीज बना सकता हूं, क्योंकि ये वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो काफी निग्लेक्टेड और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, इनफैक्ट स्टीरियोटाइप्ड ग्रुप है और इनको समाज में ऑस्ट्रेसाइज किया जाता है। इसीलिए आप विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वालिटी की पहले पार्ट में बात करोगे, लेकिन दूसरे पार्ट में जब आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो तो ट्राई कर सकते हो कि ट्रांसजेंडर सेंट्रिक पॉलिसी के बारे में भी डिस्कस करो। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? देखो, इंट्रोडक्शन तो आप किसी भी विमेन रिलेटेड इंडेक्स या रैंकिंग से डिस्कस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो कि इंडिया में विमेन की पोजीशन कैसी है। बट प्रिडोमिनेंटली आपको 3 चीजों के ऊपर बात करनी है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है कि जब आप सबको सेम नजर से देखो, व्हेन यू रिकॉग्नाइज दैट मेन विमेन आर द सेम। ये रिकॉग्नाइज करने के क्या तरीके हैं? आप उन्हें इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स देते हो, आप उन्हें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देते हो, आप गर्ल चाइल्ड और मेल चाइल्ड, बॉय और गर्ल में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो। जेंडर इक्विटी या इक्विटी इन जनरल का मतलब है कि आप रिकॉग्नाइज करते हो कि मेन एंड विमेन आर नॉट द सेम, दे मे बी इक्वल बट दे आर नॉट द सेम। दैट इज वाई फॉर विमेन देयर नीड टू बी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। तो आप विमेन को मैटरनिटी लीव देते हो, विमेन को रिजर्वेशन देते हो गवर्नमेंट जॉब्स में, ऐसी स्कीम्स लेके आते हो जिससे ज्यादा विमेन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जाएं, क्योंकि आपको पता है कि वो नहीं जा रही हैं, कम है। लास्ट इज विमेन एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, क्योंकि एम्पावरमेंट विमेन को एज अ रिसिपिएंट या बेनिफिशियरी नहीं देख रहा है, एम्पावरमेंट विमेन को एज अ डिसीजन मेकर, एज अ चेंज मेकर, एज एन हैविंग चॉइस एंड एजेंसी, इस पर्सपेक्टिव से देख रहा है। इसीलिए ऐसी स्कीम्स जैसे कि लखपति दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप लेड डेवलपमेंट, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने वाली स्कीम्स विमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल हो सकती हैं। ये कैसे अचीव होगा, अब इसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो क्वेश्चन में पूछा है, ना आपके पास 150 शब्दों में इतना बैंडविड्थ है। तो आप क्या करोगे? इट कैन बी अचीव्ड और मोड्स टू अचीव विमेन एम्पावरमेंट आप लिख सकते हो। गवर्नमेंट एक्शन, रोल मॉडल्स, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सेंसिटाइजेशन, ये ऑप्शनल है। मतलब ये नहीं भी लिखा है तो आपका आंसर बुरा नहीं होगा, जस्ट टू ऐड सम वैल्यू। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि जेंडर बेस्ड पॉलिसी मेकिंग जरूरी क्यों है, या जेंडर कंसर्न्स को देखना जरूरी क्यों है जब आप पॉलिसीज बनाते हो। देखो, जनरल स्टडीज में साइलोज नहीं होते, मतलब कई बार GS3 का टॉपिक GS1 में यूज होगा, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन ही जो GS3 में पूछा जाना चाहिए सिलेबस के हिसाब से वो GS1 या GS2 में पूछा जाएगा, एंड वाइस वर्सा। इसीलिए जेंडर बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में आपने जेंडर बजटिंग पढ़ी होगी, आपने बजट्स के अंदर GS3 में पढ़ा होगा, उसके कॉन्सेप्ट्स भी यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। बट इसमें अगेन आप सोशल डायमेंशन से जा सकते हो, यानी इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन, है ना, सोशल डायमेंशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब पॉलिसीज को एक एक करके बता सकते हो कि सबसे पहले तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ विमेन की इतनी है 50% या उससे भी ज्यादा है कि अगर आप पॉलिसी मेकिंग में जेंडर ब्लाइंड होते हो तो आधी पॉपुलेशन को आप इग्नोर करते हो। अगर आप विमेन की हेल्थ में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशंस को जन्म देती हैं, इसलिए वो आगे आने वाले फ्यूचर को, डेमोग्राफी को सिक्योर कर सकती है। IMF की स्टडीज कहती हैं कि विमेन के ऊपर इन्वेस्ट किया गया पैसा फैमिली में यूटिलाइज होता है फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन रादर देन फॉर अदर एक्सपेंसेस। फैमिली के अंदर जब विमेन का रोल इंफ्लुएंशियल होता है, क्यों? क्योंकि भारत के समाज में, भारत में फैमिली में रिलेटिवली अगर आप बात करो चिल्ड्रन, बच्चों की, तो विमेन को लेके ज्यादा उनकी प्लायबिलिटी होती है। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि विमेन के स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, सेफ्टी इश्यूज होते हैं। तो सोसाइटी, हमारा समाज अभी इनसेंसिटिव है इन चीजों को लेकर, रिसेंट केसेस में आपने देखा होगा। तो आप इन फैक्टर्स का बात कर सकते हो, और प्लीज यहां पे ट्रांसजेंडर की रिकॉग्निशन के बारे में बात करोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर ये एक एज क्रिएटिंग चीज है, और यही छोटी छोटी चीजें हम आंसर्स में लिखते हैं। अगेन विमेन एम्पावरमेंट और ये सब आप देख सकते हो। नाउ
Second question, again and very interesting question, and the content which is there in previous year question builds up to such questions. Intercaste marriages between caste which have socio-economic parity have increased to some extent, comma, this is less true of inter-religious marriages. डिस्कस नाउ ओपन एंडेड स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट को अगर आप ओवर एनालाइज करोगे और अगर आप ये डिस्कस करने लगोगे कि कहीं पे लव जिहाद होता है तो कहीं पे कुछ और होता है, तो प्रॉब्लमैटिक डिस्कशन में चले जाओगे जिससे बाहर आना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए इस क्वेश्चन को सिंपली अगर मैं होता, सबसे पहले तो मैं सिर्फ इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता. एक है इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रही हैं, उसके लिए क्या मेरे पास कोई रीजंस है दैट दे आर इंक्रीजिंग, वो रीजंस में लिस्ट आउट करता. इंटर रिलीजियस मैरिजेस इतनी नहीं बढ़ रही हैं, उनमें क्या हिंड्रेंसेस हैं ये मैं बताता और बस खत्म. क्यों? क्योंकि मुझे क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना है. मतलब इसमें मुझे फॉर अगेंस्ट हर चीज का फॉर अगेंस्ट करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू डिस्कस. यू कैन टेक वन रूट एंड डिस्कस दिस, नॉट अ बिग इशू, क्योंकि ये 150 शब्द का है. तो आप बताओगे इंडियन सोसाइटी में कास्ट और रिलीजन बहुत बड़े डिटर्मिनेंट है. दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट. कास्ट यानी कि जाति और धर्म बहुत बड़े डिटर्मिनेंट है कि आपकी सोसाइटी में क्या पोजीशन है और क्या सिचुएशन है ना, है कि नहीं. नाउ इंटरकास्ट मैरिजेस के नंबर्स वेरी करते हैं. कुछ सोर्सेस कहते हैं 2014 का सर्वे था तो 5% ही है, कुछ सोर्सेस कहते हैं 10% है. 5 से 10% के बीच में इंटरकास्ट मैरिजेस हैं. अब हमारे पास स्पेसिफिक डेटा नहीं हो सकता है कि स्पेसिफिक डेटा मींस कि बिटवीन कास्ट विच हैव सोशो इकोनॉमिक पैरिटी, ऐसी जातियां जिनमें सोशो इकोनॉमिक पैरिटी होती है उनकी बात हो रही है. मतलब ये नहीं कह रहा है कि कोई ब्राह्मण वर्ग के लोग जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या लोअर कास्ट, allegedly लोअर कास्ट विच शुड नॉट बी द केस, उनसे विवाह कर रहे हैं. वहां पे इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हो रही. लेकिन हाँ, एक ही वर्ण के अंदर हो सकता है कि कुछ कास्ट आपस में इंटरमैरी कर रही हैं. तो अगेन आपके पास इतना ग्रैनुलर लेवल डेटा नहीं होगा और नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सीधे इसको ब्रॉडली देख सकते हो कि मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन सेवरल स्टेट्स, मध्य प्रदेश वगैरह में एक्ट्स हैं जो कहते हैं या पॉलिसीज है, स्कीम्स है जो पैसा भी देते हैं और एनकरेज करते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस को. ठीक है. मीडिया और सिनेमा का इंपैक्ट होना, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट होना. अब सिलेबस के बाकी टॉपिक से आप लोग यहां पे भी लिख सकते हो. सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन मिलना इंटरकास्ट कपल्स को. दीज आर द रीजंस बाय विच इंटरकास्ट मैरिजेस मे हैव इंक्रीज टू अ सम एक्सटेंट. बट स्टिल क्योंकि कास्ट एक परपेचुइटी में चलती आ रही है, ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली अबॉलिश हो गई है. एग्जाम्पल मैट्रिमोनियल साइट्स. बस खत्म हो गया ये पार्ट. नाउ इंटर रिलीजियस मैरिज क्यों नहीं बढ़ रही है? अच्छा, इंटर रिलीजियस मैरिज इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि रिलीजियस डिफरेंसेस ब्रीच करना या रिलीजियस के कल्चरल डिफरेंसेस ब्रीच करना, खाने पीने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, प्रेयर करने का तरीका, ये वाइडली डिफरेंट है. और क्योंकि ये वाइडली डिफरेंट है, इनको अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है. जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है. और क्योंकि मैरिजेस अल्टीमेटली फैमिलीज को इन्वॉल्व करती हैं, इसलिए अगर ये दो इंडिविजुअल्स के बीच का खेल होता तो ये आसानी से हो सकता था क्योंकि दो जनरेशंस एजुकेट हो जाती. लेकिन फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए ये कल्चरल ब्रिज, प्लीज राइट दिस, कल्चरल ब्रिज या कल्चरल गैप बिल्ड कवर करना बहुत मुश्किल. ठीक है. सेकेंडली फैमिलियल एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती है. थर्डली रिलीजियोसिटी हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है. हम कास्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस को शायद कुछ समय के लिए सप्रेस कर सकते हैं, बट रिलीजियोसिटी जैसे कि मंदिर जाना, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस करना, उसको एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है. ऑल्सो क्योंकि डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पर्सनल लॉज हैं जो मैरिज को गवर्न करते हैं, इसलिए इंटर रिलीजियस मैरिजेस के अंदर आपको एक कानून के अंदर जाना पड़ता है, दैट इज द स्पेशल मैरिज एक्ट. बट पीपल मे और मे नॉट हैव द अवेयरनेस अबाउट इट, क्योंकि लीगल परसेप्शंस के या लीगल प्रोविजंस के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है. ये तय है भारत के अंदर भी. So intercaste marriages are not a tool to bring about equality. They should be an outcome of the fading lines that divide society. मतलब although Supreme Court का ये कहना है कि intercaste marriages are a good way to fade this divide, but ultimately society
ऑर्गेनिकली मूव करनी चाहिए जहां पे कास्ट आइडेंटिटी इतनी मैटर नहीं करती। ऐसे आप क्लोज करोगे। अगर आप पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि भारत में कास्ट और भारत में मैरिज किस हिसाब से चलती है, उसके ऊपर कई बार सवाल पूछे गए हैं। और अगर आप इनके बारे में रिलेटिवली पढ़ते हो, आप इनका ओवरलैप पढ़ चुके होंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये वाला जो सवाल है ये है बहरूपिया, क्योंकि ये तो आता है GS2 गवर्नेंस में, लेकिन ये GS1 में पूछ लिया है ना। एनजीओज, गवर्नमेंट और रोल ऑफ एनजीओज इन डेवलपमेंट, ये कहां का टॉपिक है? जनरल स्टडीज 2 का, बट कहां आ रहा है? जनरल स्टडीज 1 में। इसका मतलब दे आर टॉपिक न्यूट्रल। द पीपल हु आर क्रिएटिंग दिस ये नहीं सोच रहे हैं कि कहां रखना है, इक्वालिटी वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट पे ऊपर जब भी सवाल आता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि इंडिया में डेवलपमेंट की डिकॉटमी है, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत है लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ, HDI, GII, GGPI, ये 3 ट्रिपल, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें अपनी रैंक इतनी बढ़िया नहीं है। ठीक है, इसमें हंगर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, नाउ टू फिल दिस गैप विच इज देयर बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट यू नीड इज 3 थिंग्स: गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड एनजीओ। अब बस आपने इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास 2-2 एग्जाम्पल भी है पर टॉपिक, तो ये एग्जाम्पल से लेस क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में क्या कोलैबोरेशन होते हुए देखी है जिसने डेवलपमेंट में मदद की है, उसकी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। गवर्नमेंट और एनजीओस के बीच में क्या कोलैबोरेशन होती हुई देखी है, उसकी एग्जांपल्स। प्राइवेट सेक्टर और एनजीओस के बीच में क्या कोलैबोरेशन होती है, उसकी एग्जांपल। एंड अल्टीमेटली आप क्या चाहते हो? सिनर्जी बिटवीन ऑल द 3, क्योंकि हम गुड गवर्नेंस में ये डायग्राम पढ़ते हैं कि ये यहां पे गुड गवर्नेंस लाई करता है। तो 3 वर्ड हैं: सिम्बायोटिक रिलेशन, सिनर्जेटिक रिलेशन, सप्लीमेंट्री रिलेशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही परिपक्व तरीके से आप लिख सकते हो यदि आप गवर्नेंस पढ़ चुके हो। ठीक है, एंड ये GS2 गवर्नेंस से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनल डिस्पैरिटी क्या है और ये डाइवर्सिटी से कैसे डिफरेंट है? देखो, कुछ हद तक हम जब डिस्पैरिटी या डाइवर्सिटी की बात करते हैं उसमें हमें यह समझना होगा कि इंडिया में डाइवर्सिटी को एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखा जाता है या पॉजिटिव एटीट्यूड से देखा जाता है, जबकि डिस्पैरिटी इज दैट देयर इज इम्बैलेंस और रीजनल इम्बैलेंस्ड ग्रोथ। हम बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रीजनली हम देखते हैं कि इम्बैलेंस है। वो इम्बैलेंस कहां कहां हो सकता है और वो इम्बैलेंस किन एस्पेक्ट में हो सकता है, बस यही बताना है। तो आप अगर डिफरेंस बताते हो, फर्स्ट पार्ट इज आप डिफरेंस बताते हो, तो डिफरेंस बहुत साफ है। डिस्पैरिटी क्रिएट्स माइग्रेशन। See, if there are less resources in one place, less jobs in one place, more in the other, it creates migration. Disparity creates son of the soil syndrome because there is scarcity of resource in one area and there is migration from outside. So it can create son of the soil syndrome. That is, you are wary of outsiders. Disparity creates or hampers infrastructure development. Why? Because जहां पे मीन्स ही नहीं है प्रॉफिट कमाने का, जहां लोगों के पास पर कैपिटा इनकम ज्यादा नहीं है, वहां प्राइवेट सेक्टर घुसता नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैम्पर होती है, प्राइवेट सेक्टर डिस्करेज होता है। सोशो रिलीजियस टेंशन हो सकते हैं क्योंकि गेटोइजेशन हो सकती है। अब ये स्मॉल लेवल पे भी हो सकता है या एक पर्टिकुलर रीजन में 2 लेवल्स पे भी ये प्ले कर सकता है। एंड लास्टली, इससे रीजनलिज्म और पैरोकियलिज्म को बढ़ावा मिलता है। जबकि डाइवर्सिटी से क्या होता है? एक वाइब्रेंट कल्चर क्रिएट होता है, विविधता क्रिएट होती है, वैरायटी ऑफ सोशल एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। डाइवर्सिटी से हम सॉफ्ट पावर जनरेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल इनटेंजिबल हेरिटेज होती है ना, और टूरिज्म जनरेट कर सकते हैं। डाइवर्सिटी एक रिचर कोहिजन की निशानी है ना। हम कहते हैं इंडिया इज नॉट अ सैलेड बोल्ड कल्चर और is a salad bowl culture, it's a thali culture, not a melting pot like USA, because here we do not lose our individual identity. ठीक है, अचार है तो अचार का टेस्ट अलग आएगा, है ना, दाल है तो दाल का टेस्ट अलग आएगा, खिचड़ी नहीं बन रही है हर चीज की मेल्टिंग पॉट की तरह। डाइवर्सिटी से मल्टीपल सिस्टम्स ऑफ नॉलेज आते हैं, तो आपकी अगर हेल्थ केयर में एलोपैथी है तो होम्योपैथी भी है, ट्रेडिशनल मेडिसिन भी है,
है ना, चाहे वो आपस में लड़ते रहें, लेकिन ऑप्शंस तो ज्यादा आते हैं ना। तो रीजनल डाइवर्सिटी से आप कह सकते हो, या रीजनल डिस्पैरिटी में ये डिफरेंस होता है। डाइवर्सिटी हैज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन एंड डिस्पैरिटी लीड्स टू सम प्रॉब्लम्स। अगेन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करना है। हाउ सीरियस इज द इश्यू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया? प्रिटी सीरियस। हाउ? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, कुछ स्टेट्स का पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज्यादा है, कुछ स्टेट्स का बहुत कम है। ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटी, कुछ स्टेट्स में कोस्टल एरियाज है, कोस्टल टाइप की जो है ज्योग्राफी है कुछ स्टेट्स में, और इसकी वजह से डिस्पैरिटी आती, बिकॉज हिली स्टेट्स में, कोस्टल एरियाज में ज्यादा वल्नरेबिलिटी क्रिएट होती है ना। देन यू हैव सोशल डिस्पैरिटी, कहीं पे कास्ट सिस्टम ज्यादा प्रेवलेंट है, कहीं पे कास्ट सिस्टम कम प्रेवलेंट है, बेहतर सोसाइटी। और अर्बन रूरल में भी आप अर्बन टू रूरल डिस्पैरिटी की बात करोगे, एंड विद इन अर्बन ऑल्सो देयर इज डिस्पैरिटी। विद इन अर्बन भी डिस्पैरिटी है कि अर्बन एरिया का अच्छा एरिया और अर्बन एरिया का बुरा एरिया, ऐसा भी है। और अर्बन एरिया में एक शहर, वन सिटी टू द अदर सिटी इज डिफरेंट, देयर इज डिस्पैरिटी। Some cities, tier 2, tier 3 cities are not well developed in terms of infrastructure, and sometimes tier 1 cities are not developed. तो कहने का मतलब है कि डिस्पैरिटी की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और ये इंडिया में एक इशू है, ठीक है। अल्टीमेटली आप कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड लिखोगे, इसमें कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड लिखोगे, डिस्पैरिटी को दूर करने के 3 बेहतरीन तरीके हैं: डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन एंड स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट। कह दो ये स्टेटमेंट दे दो कि नॉर्थ ईस्ट इग्नोर्ड सेगमेंट है, उसके ऊपर स्पेशल फोकस करना चाहिए। तो जो ये डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, ये डोनर या मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है, इसमें ज्यादा हमें एम्फेसिस करना है। दैट इज समथिंग दैट यू शुड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी जेनेरिक है, स्पेसिफिक नहीं है। क्यों? ये कहता है डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस आर नॉट गेटिंग द फुल बेनिफिट्स ऑफ affirmative action envisaged by constitution। जनरली आप ये पॉलिटी गवर्नेंस में पढ़ते हो, क्योंकि वहां पे आप एक सेट ऑफ अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के बारे में पढ़ते हो। कौन कौन? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। देन यू कैन टॉक अबाउट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, देन यू कैन टॉक अबाउट ऑल्सो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट, यू कैन टॉक अबाउट विमेन एंड चिल्ड्रन। तो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस में इसमें आप स्पेसिफिक बात करना चाहते हो तो पीवीटीजी की बात कर सकते हो। लिस्ट देम डाउन फर्स्ट, ठीक है, या डायग्राम के थ्रू दिखा दो कि ये अंडर प्रिविलेज सेक्शन है और इनके लिए क्या क्या पॉलिसीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो यू हैव टू मेंशन दिस इन योर आंसर कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या है। तो इसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स मेंशन कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कीम्स मेंशन कर सकते हो, गवर्नमेंट के एक्ट मेंशन कर सकते हो। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस, दैट यू शो दैट समथिंग हैज बीन डन, व्हाई इट इज नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड। उसके लिए एक फ्रेमवर्क है, सिंपली आप फ्रेमवर्क पढ़ते हो, ABCDEF फ्रेमवर्क। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये सपने में आपको आएगा, ये तो प्री प्रिपेयर्ड है। अगर आप सोचते हो कि क्यों नहीं इंप्लीमेंट होती हैं चीजें, तो आप हमेशा 3 एस्पेक्ट के जरिए सोच सकते हो। एक, गवर्नमेंट की तरफ से क्या कमी है, दूसरा सिटीजनरी या जो रिसिपिएंट है क्या उनमें कोई गैप आपको नजर आ रहा है, और तीसरा जो मैकेनिज्म है उनके बीच में, कनेक्टिंग मैकेनिज्म, उसमें क्या गैप आ रहा है, यानी सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर। तो आप इन डायमेंशंस में भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जो हर जगह इस्तेमाल हो सकता है कि पॉलिसीज क्यों नहीं अच्छे से होती हैं इंप्लीमेंट। सबसे पहले लैक ऑफ अवेयरनेस, दूसरा ब्यूरोक्रेसी या बिहेवियरल, दोनों बी कैन स्टैंड फॉर बोथ। ब्यूरोक्रेसी मींस दैट ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, कंप्लायंसेस, रूल्स, रेगुलेशंस एटसेट्रा। बिहेवियरल यानी कि बिहेवियर चेंज करना पड़ता है लोगों को और वो काम बहुत मुश्किल है ना। रिसेंटली हम इकोनॉमिक सर्वे में नज की बात करते हैं या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सेंट्रलाइजेशन का होना, कोऑर्डिनेशन की कमी होना, डिसेंट्रलाइजेशन का ना होना यानी कि एब्सेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ना होना, स्टाफ के अंदर कैपेबिलिटी ना होना, ट्रेनिंग ना होना,
क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है, जैसे आपको GS2 में सिटीजन चार्टर के बारे में बताया जाता है कि सिटीजन चार्टर के लिए रूल्स तो निकाल लिए, लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। रिसेंटली आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट जहां पे ये डिस्कस हो रहा था कि हम अपने स्कूल्स को इंक्लूसिव बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स निकालते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी निकालते हैं, लेकिन हम कम एम्फेसिस देते हैं कि रूल्स चेंज करते रहने से क्या जो उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं, क्या उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, क्या उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट हो रही है, क्या उनका माइंडसेट या आउटलुक चेंज हो रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और हम जनरली एज अ पॉलिसी मेकर उसको नहीं इंप्लीमेंट कर पाते हैं, इग्नोर करते हैं। एंड एफ मतलब फंड, पैसा नहीं लगाते, है ना। तो इसके लिए आप रिलेटिवली जो है बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते थे। अगेन इट्स अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कमेंट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फॉर अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट, कुछ नहीं, सिंपल कमेंट आपने लिखना है। 2 पार्ट है, पहला पॉलिसी बताओ और दूसरा क्यों नहीं इंप्लीमेंट होती। आखिर में वे फॉरवर्ड देना है, दैट हाउ टू बेटर इंप्लीमेंट दीज पॉलिसीज। तो ये सिंपली आप, अगर आप चाहो कि वाई पॉलिसीज आर नॉट इंप्लीमेंटेड और व्हाट शुड बी डन, इसका टेबल ही बना देना तो भी बढ़िया है, तो भी चलेगा, क्योंकि उससे डायरेक्टली पॉइंट आपको काउंटर आ जाता है। टेबल बहुत अच्छी ट्रिक होती है। ग्लोबलाइजेशन, अब ये क्वेश्चन है, बेसिकली ये बात करता है विमेन के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है। अब पहले ये पूछ चुका है ऐसे सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो विमेन के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है ये पूछ चुका है। इस बार ये स्पेसिफिक हो रहा है, यानी स्किल्ड यंग अनमैरिड विमेन जो अलग अलग इकोनॉमिक क्लासेस से आती हैं, माइग्रेट होती हैं, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ये क्वेश्चन इतना डिटेल्ड है कि आपको खुद ही पॉइंट बना के दे रहा है ना। इसमें स्ट्रक्चर बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल्ड यंग अनमैरिड विमेन का सेट है कि ये महिलाएं जो डिफरेंट क्लासेस से आती, सो दे कैन बी हाईली एजुकेटेड विमेन एज वेल, दे कैन बी लेस एजुकेटेड डिप्लोमा होल्डर्स, और यू कैन से लेस एजुकेटेड हु डोंट हैव डिग्रीज, 10वीं 12वीं तक पढ़े, है ना। और दे कैन बी कंप्लीटली, है ना, स्किल है लेकिन एजुकेशन नहीं, क्राफ्ट्स में स्किल है, कुकिंग में स्किल है, ब्यूटिशियन का स्किल है, कोई और स्किल है। तो ये चीज आप इसको स्ट्रक्चर करने के लिए यूज करोगे। क्या? ग्लोबलाइजेशन से फर्स्ट पार्ट, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन, इसको थोड़ा सब्सटैंशिएट करोगे ना कि सर्विसेज इंडस्ट्री, आईटी कॉल सेंटर बनने की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, पॉपुलर मीडिया के पोर्ट्रेयल्स की वजह से, एजुकेशन और ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होने की वजह से, अलग अलग तबके की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होने की वजह से, कुकिंग, डोमेस्टिक हेल्प, ब्यूटी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फास्ट फूड आउटलेट्स में, ये सब जगह पे काम अवेलेबल हो रहा है। और गिग इकोनॉमी के डेवलप होने की वजह से ये यंग स्किल्ड अनमैरिड विमेन जो है वो अर्बन माइग्रेशन कर रही हैं। क्या इनके ऊपर पर्सनल फ्रीडम पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? सिंपली आप बताओगे पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट। पॉजिटिव इंपैक्ट, रेंटेड अकोमोडेशंस में इंडिपेंडेंट तरीके से रहती हैं, लेसर रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर मूवमेंट, आवाजाही में कम रिस्ट्रिक्शन है एज कंपेयर टू होम। कई बार रिलेशनशिप या पार्टनर, लाइफ पार्टनर चूज करना, पर्सनल फ्रीडम है, उसमें ज्यादा फ्रीडम महसूस करती हैं। हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और डिलेड मैरिजेस इज पॉजिटिव हेयर बिकॉज they are pursuing or they are trying to participate in female labor force participation, जो कि चाहिए हमने एस्टैब्लिश किया हुआ है फैक्ट। नाउ पर्सनल फ्रीडम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? नेगेटिव। क्राइम अगेंस्ट विमेन सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस अर्बन माइग्रेशन की, और उसके हमारे पास एनसीआरबी के डेटा अवेलेबल है। वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन, ग्लास सीलिंग जिसको कहते हैं। मेंटल हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट, अभी 3 दिन पहले अर्नेस्ट एंड यंग की एम्प्लॉय की एक डेथ हुई है, सुसाइड नहीं है वो, डेथ है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड रीजंस की वजह से वो डेथ है। देन यू कैन टॉक अबाउट सुसाइड एज वेल, है ना। और ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था अबाउट यंग विमेन कमिटिंग सुसाइड, वो थोड़ा ब्रॉडर था। यहां पे आप इन महिलाओं पे ये नेगेटिव इंपैक्ट बता सकते हो। फैमिली पे क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीज्ड एम्पावरमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, ब्रेड विनर बन जाती हैं ये फैमिली की। रिस्पेक्ट कम्युनिटी में बढ़ती है, क्योंकि फैमिली में जब प्रोत्साहन होता है, प्रचलन होता है कि भाई लड़की है, गुड़िया जो है पैसे कमा के ला रही है, ये समाज में चेंज दिख रहा है, स्लोली दिख रहा है बट दिख रहा है। DINK डिंक, डबल इनकम नो किड्स, डबल इनकम नो किड्स वाली फैमिलीज के
प्रेवलेंसेस बढ़ती जा रही है, खास क्योंकि हर क्लास की बात हो रही है ना, सिर्फ मिडिल क्लास की बात नहीं हो रही, हायर क्लास की भी बात हो रही। तो डबल इनकम, नो किड्स, ऐसी फैमिलीज भी हैं। वीकेंड पेरेंटिंग, लाइफ पार्टनर की चॉइस में अजर्शन इन फ्रंट ऑफ फैमिली, डिस्टेंस एंड डिटैचमेंट। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं किया हमने सीधा बता दिया। और नियो लोकल फैमिलीज, है ना, जॉइंट और न्यूक्लियर तो हमको पता है, लेकिन हम टर्म यूज करेंगे नियो लोकल। नियो लोकल मतलब पति के घर पे जॉइंट फैमिली में जाके नहीं रहना है, कहीं पे फ्लैट लेके रह लेते हैं शहर के अंदर इन अ डिफरेंट हाउस। दिस इज जनरली द पैटर्न। तो ये इंपैक्ट, ठीक है, ये चीजें आप बता सकते हो। नाउ दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन, और अगर एग्जामिनेशन के अंदर मैं होता तो मुझे बहुत समय लगता इसके बारे में सोचने में, तो आई एक्नॉलेज दैट, बट आप एक सिंपल फ्रेमवर्क से इसको समझ सकते हो। क्वेश्चन कहता है क्रिटिकली एनालाइज द प्रोपोजिशन दैट देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशो इकोनॉमिक मार्जिनैलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जितनी ज्यादा कल्चर में डाइवर्सिटी है भारत के, क्या वो डायरेक्टली लीड करती है टू सोशो इकोनॉमिक मार्जिनैलिटी? ये इसने प्रपोजल दिया है, इस प्रपोजल के फॉर अगेंस्ट बोलना है, क्योंकि ये सीधा सीधा आपको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोल रहा है। तो ये कह रहा है कि मैंने प्रपोजल दिया है, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो एक सेट ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे कि आप कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चर के डाइवर्सिटी को एक साइड लिखो कि कल्चर के क्या क्या एलिमेंट है, और उसमें डाइवर्सिटी होने की वजह से मार्जिनलाइजेशन क्यों होती है, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे मार्जिनलाइजेशन क्यों होती है। कास्ट सिस्टम में लिखोगे कि कुछ डोमिनेंट कास्ट प्रेवलेंट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, टॉप पोजीशन से मेरा मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ब्यूरोक्रेसी और प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहा हूं, टॉप पोजीशंस पे कम है। पेट्रियार्की है ना, तो जेंडर बेस्ड। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज नॉट अ ब्लेसिंग ऑलवेज, बिकॉज समवन गोज टू साउथ इंडिया, उसको बोला जाता है कि ये वाली भाषा बोलो, ठीक है, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, है ना, बट मोर बिगर प्रॉब्लम इज इरोजन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस। वाई? बिकॉज डाइवर्सिटी है, तो एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को असिमिलेट करने की कोशिश करेगी, और इससे ट्राइबल लैंग्वेजेस इरोड हो सकती हैं। हिल वर्सेस वैली, दिस इज ऑल्सो डाइवर्सिटी। हिल कल्चर, हिल्स में खाना कैसे खाया जाता है, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, सब अलग है, और वैलीज के अंदर, प्लेन एरियाज के अंदर अलग है। तो ये डिफरेंस आपको क्रिएट होता हुआ मणिपुर में भी नजर आएगा। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो कि कल्चरल डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज गुड, इट हैज अ कोरिलेशन विद मार्जिनलाइजेशन। फूड हैबिट्स, नॉन वेजिटेरियनिज्म या सर्टन टाइप की फूड आइटम्स खाने वालों को नहीं माना जाता है कि वो अच्छे समाज के मेंबर्स हैं, ऐसा होता है, दिस इज द रियलिटी। ड्रेसिंग, ड्रेस हैबिट्स को मॉक किया जाता है, स्टीरियोटाइप किया जाता है, ठीक है, चाहे वो धोती हो, चाहे वो टर्बन हो, किया जाता है, ये देश की सच्चाई है। तो क्योंकि आपने पहले बताना है, कोरिलेशन बताना है, तो यहां आपने बता दी। बट इन द सेकेंड पार्ट आप बताओगे कि नहीं भाई, इनवर्स या वीक कोरिलेशन है। वीक कोरिलेशन है मतलब कि डाइवर्सिटी होने से इनफैक्ट मार्जिनलाइजेशन रोकी जा सकती है, या पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है समाज पे। उसका आप डाइवर्सिटी के सारे पॉजिटिव पॉइंट लिखोगे। वो जो टेबल हमने बनाया था उस वाले आंसर में रिलीजियस डाइवर्सिटी का, उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट यहां लिख दोगे कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से इट इज सेलिब्रेटेड, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड, है ना। और अब तो एआई और ट्रांसलेशन की मदद से लॉस्ट लैंग्वेजेस को रिस्टोर भी किया जा सकता है, तो जिससे डाइवर्सिटी को और प्रमोट किया जा सकता है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी कम हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से। और आप कल्नरी डाइवर्सिटी, मतलब वही खाने वाली कल्नरी डाइवर्सिटी भी सेलिब्रेट होती है, मल्टीपल क्विजीन टूरिज्म को ग्रोथ करवाते हैं। और इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल है जीआई टैग। अभी रिसेंटली आपने रेड एंड चटनी और ये सब देखा होगा जिनको जीआई टैग मिला है। आर्ट एंड कल्चर, दे ऑल्सो, जितनी डाइवर्सिटी होगी उतनी टूरिज्म अपॉर्चुनिटी, उतना इंटेलिजिबल हेरिटेज, उतनी सॉफ्ट पावर। तो दोनों पॉइंट लिखोगे, वीक कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना है वो है डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है, और क्या डेमोग्राफिक विंटर की तरफ विश्व बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो देखो, समझने की बात यह है कि डेमोग्राफिक विंटर की बेसिक मीनिंग है कि आपके वर्ल्ड के अंदर डिक्लाइन हो रहा है बर्थ रेट्स का, और
अल्टीमेटली इलॉन मस्क इसके बारे में बहुत बात करते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि एक तो सबसे पहले तो वेस्टर्न कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में अब फर्टिलिटी रेट्स इतने कम हो गए हैं कि पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाएगी, जिसकी वजह से एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वर्किंग एज पॉपुलेशन वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे, एंड सूनर वील हैव मोर इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा। तो इसका मतलब कि हमें डीकॉलोनाइज करना पड़ेगा अर्थ को और नई कॉलोनीज बनानी पड़ेगी बाहर जाके, ठीक है। तो ये उनका पूरा हाइपोथेसिस है जिसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। अब वर्ल्ड में क्या डेमोग्राफिक विंटर आया है या नहीं आया? नाउ समटाइम्स अगर आपने ये वर्ड पहले नहीं पढ़ा होगा तो आपको कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो आप मोस्टली लोग सही तुक्का लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्कशन ऑनगोइंग है सोसाइटी में कि कैसे TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, कम होता जा रहा है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। मे बी डेमोग्राफिक विंटर के बारे में आपने डायरेक्टली ना पढ़ा हो, बट आपको आइडिया जरूर होगा कि ऐसा दुनिया में हो रहा है, और जापान के अंदर, यूरोप के अंदर, इटली में ये देखा जा रहा है और इसका डेटा भी है। लेकिन कुछ देश अभी भी ऐसे हैं जो विंटर में नहीं गए, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश, साउथ एशिया के बहुत सारे देश में अभी भी 20, 30, 40 साल का वक्त पड़ा हुआ है उनकी डेमोग्राफी में। तो आप बताओगे कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, इसके चैलेंजेस क्या है? अगर वर्ल्ड मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर मूविंग टुवर्ड्स इट। तो उसके चैलेंजेस क्या है? इकोनॉमिक, इसके चैलेंजेस आपको मैनिफेस्ट होते हुए नजर आएंगे। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। आप इटली में देखोगे कि लोग जो है माइग्रेंट्स को, आज खबर आई है कि माइग्रेंट्स को रोकना है, लेकिन जो हाई नेटवर्थ वाले माइग्रेंट्स हैं उनको वो इनवाइट कर रहे हैं कि €1 में, €1 में, सॉरी, ये घर खरीद लो, है ना। इन सेवरल कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी, दे आर इनवाइटिंग स्किल्ड माइग्रेंट्स। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर ओपनिंग देयर डोर्स कि भाई सब आ जाओ। स्किल्ड माइग्रेंट्स की मूवमेंट तेज होने वाली है, जिसका इंपैक्ट पड़ेगा जापान में, जर्मनी में, कोरिया के अंदर, इन सभी देशों में। पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर कंसर्न्स है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो डिपेंड करते हैं, या पॉलिटिक्स है वो डिपेंड करता है कि वहां पे माइग्रेंट्स का इशू कैसे हैंडल होता है ना। एजिंग पॉपुलेशन इज अ बिग इशू। जैसे ही एजिंग होती है, आपने इटली में देखा होगा कि पेंडेमिक के दौरान कैसे बुजुर्ग लोग कोमॉर्बिडिटी वाले कोलैप्स होते चले गए। तो ये सारे चैलेंजेस, गवर्नेंस चैलेंजेस, ये सब आप डिस्कस करोगे इस आंसर के अंदर। और मुझे लगता है कि 150 वर्ड्स के अंदर ये रिलेटिवली एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। और ऐसा ही क्वेश्चन हमने अपनी टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किया था। इनफैक्ट वी हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस इन द टेस्ट सीरीज अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ देम व्हिच ऑलवेज कम इन द एग्जाम। तो कहने का मतलब है आप इन आंसर्स को देखिए, एनालाइज करें, तो आपको पता लगेगा कि जनरली ये डुएबल आंसर्स हैं, बट हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली, एंड आई होप आपको कुछ चीजें यहां से समझ आई हों।